एपिसोड 61 चौहान फैमिली ऑन फायर मूड। सुबह का वक्त, रुद्र अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार अपने इस खाली कमरे में चली जा रही थी, जहां अब रुद्र को अन्या की चूड़ियों की खनक, उसकी खुशबू की आदत सी हो गई थी। वहां की एक एक चीज में अब सिर्फ अन्या के एहसास था। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो खुद को मजबूत करने के लिए अपने मुठिया भींच जल्दी से कमरे से निकल जाता है। सीढ़ियों के पास आते ही उसके फोन में एक मैसेज आता है, सेफली रीच्ड, जिसे पर रुद्र एक चैन की सांस लेता है। फिर वो वापस से अपने फोन को पॉकेट में रख जैसे ही नीचे आता है तो एक पल को उसके कदम ही ठिठक जाते हैं, क्योंकि उसके जस्ट सामने सोफे पर बैठे दिग्विजय जी, रेहान, तविश, अभय और शौर्य उसके आने की आहट सुन उसे काफी बुरी तरह घूर रहे थे। आकाश जी भी वहां मौजूद शांति से सब देख रहे थे। रुद्र उन सब की नजरों में खुद के लिए सवाल भाप बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। तभी दिग्विजय जी आवाज उसके कानों में पड़ती है, रुद्र, अन्या कहाँ है? रुद्र उसके सवाल सुन बिना मुड़े शांति से कहता है, वो वापस चली गई। रुद्र का जवाब सुन दिग्विजय जी लगभग गरजते हुए कहते हैं, वापस चली गई या तुमने उससे वापस जाने पर मजबूर कर दिया? रुद्र उनकी बात सुन कुछ नहीं कहता, जिससे दिग्विजय जी अपने जगह से उठ उसके सामने आते हुए काफी गुस्से से कहते हैं, रुद्र, हमने तुम्हारी हर जिद, हर ख्वाहिश, हर फैसला कर मान रखा है, लेकिन अब हम अपने घर की बहू की बेइज्जती जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जाए और इज्जत से इस घर की लक्ष्मी को वापस लेकर आए। रुद्र उनका गुस्सा देख कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो दिग्विजय जी को कैसे समझाए। वो कुछ सोच ही रहा था कि रेहान भी आगे बढ़ गुस्से से रुद्र को देख कहता है, हाँ भाई, आपकी सारी बातें सर आंखों पर अपनी भाभी के समान के आगे नहीं, आपने उन्हें चोट पहुंचाई है, इसलिए अब आप ही जाएगी उन्हें लाने। रेहान रुद्र को घूर कुछ सोचते हुए कहता है, वरना। फिर जल्दी से 2 कदम पीछे हट दरवाजे के सामने जमीन पर बैठ कहता है, वरना हम सब अनशन पर आ जाएंगे। क्यों तविश भी आज रेहान की बचकानी बात में उसका साथ देते हुए हाँ में सिर हिलाकर रेहान में बगल में बैठ कहता है, हाँ रुद्र भाई, इस बार आपको हमारी जिद मानी ही पड़ेगी। दोनों साथ में नारा लगाते हुए कहते हैं, भाभी को घर लाओ, भाभी चाहिए हमें। रुद्र उन दोनों की हरकत देख गुस्से में कहता है, रेहान, तविश, ये क्या बचपना है? रेहान गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहता है, ये बचपना नहीं भाई, आज हमारी ये जिद है जिसे आपको हर हाल में माननी पड़ेगी। नहीं चलेगी आपकी हर बार मनमानी, इस बार पूरी करनी होगी आपको हमारी मनमानी। भाभी को घर लाओ। शौर्य भी इस सब में साथ देते हुए आगे बढ़ कहता है, हाँ, इस बार तुझे हार माना होगा यार, क्योंकि तू गलत है। हमारी भाभी के साथ गलत हुआ, जाने को तो हम सब खुद उन्हें लेने जा सकते थे, लेकिन गलती तेरी है तो माफी भी तुझे मांगनी होगी और इज्जत के साथ तुझे ही लाना है, वरना। शौर्य भी रेहान और तविश के बगल में बैठ अपने पॉकेट से सफेद रुमाल अपने हाथों में बांध कर कहता है, वरना हम सब यही बैठ अनशन करेंगे। रुद्र ये देख काफी चिढ़ रहा था। वो अभय की तरफ देख कहता है, तुम कुछ बोलोगे या इनके बचकानी में साथ दोगे? अभय शांति से रुद्र की बात सुन उसके सामने आता है। उसके चेहरे भाव देख रुद्र एक चैन की सांस लेता है कि अभय कम से कम इन सब में शामिल नहीं है। रुद्र ये सोच ही रहा था कि अभय के बोल उसके कानों में पड़ते हैं, यार, बचपन से आज तक मैंने तुझे हमेशा सही माना है और तेरा साथ दिया है, चाहे तू गलत क्यों ना हो, तेरे इंटेंशन पर कभी सवाल नहीं किया। फिर रुद्र के कंधे पर हाथ रख कहता है, लेकिन आज मैं इनके साथ हूँ, भले ही इनके हरकतें किडिश है, पर मैं साथ इनके हूँ, क्योंकि इस बार तू गलत और मेरी भाभी सही है। मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच, पर इतना जानता हूँ कि भगवान भी अब मुझे कहे कि भाभी गलत है तो एक पल में भगवान पर शक कर सकता हूँ, पर उन पर नहीं। सच्चाई उनकी आंखों में झलकती है, जो तू अपने अतीत के दर्द के आगे देख नहीं पा रहा है, इसलिए कह रहा हूँ, देर नहीं हुई है, प्लीज भाभी को मना कर, सामान के साथ ले आ, वरना। इतना बोल अभय भी उन अनशन की टोली में बैठ कहता है, वरना। आज हम सबकी जिद और तेरे गुरूर के आगे जंग है, देखते हैं कौन झुकता है। ये देख तो रुद्र की आंखें की चौड़ी हो गई। उसे कभी नहीं लगा था कि अभय ऐसी बचकानी भरी बातों में सबका साथ देगा। वो आज से दिग्विजय जी को कहता है, दादाजी, अब आप तो कुछ कहे इन्हें। दिग्विजय जी भी अपने हाथ उठाकर आखिरी वाले सोफे के करीब बैठ कहते हैं, अब कहने का वक्त नहीं है रुद्र, करने का है, हम भी देखते आखिर जीत किसकी होती है। रुद्र ये देख तो शौक रह गया। आज उसका पूरा परिवार सिर्फ अन्या के सपोर्ट में था और वो अकेला, लेकिन वो था तो जिद्दी, इतनी आसानी से कैसे अपनी हार मान जाता। वो गुस्से में सबको घूरते हुए कहता है, ठीक है, जिसे जो करना है करे, जब थक जाएंगी तो खुद अकाल आ जाएगी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर साइड में खड़े जियान की तरफ देख कहता है, जियान, कार निकलो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रुद्र 2 कदम आगे बढ़ता है कि उससे रियलाइज होता है कि जियान अब तक अपनी जगह से नहीं हिला।
वो गुस्से में उसकी तरफ मुड़ अपने दांत किटकिटाते हुए कहता है, जियान, अब तुम्हें भी अलग से इनविटेशन दूं या फिर तुम्हारा काम में दिल नहीं लग रहा है? जियान तो रुद्र के नजरों की तपिश से ही डर के कांप गया। उसकी तो रुद्र से नजरें मिलने तक ही हिम्मत नहीं हो रही थी। वो डरते डरते हुए आगे बढ़ और काफी हिम्मत कर धीरे से कहता है, सॉरी बॉस, लेकिन आज मैं इनके साथ हूँ। आप मैम को ले आए। इतना बोल जियान भी उनके साथ जाकर जल्दी से पीछे बैठ जाता है और सबके चेहरे पर ये देख जीत भरी मुस्कान आ जाती है। वो सब रुद्र को देख रहे थे जो अब काफी गुस्से में लग रहा था। वो कुछ करता उससे पहले सामने से आता अमन दिखाई देता है, जिसे देख वो छिड़ते हुए अमन को घूर कर कहता है, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम भी इनकी ये नौटंकी में शामिल होने आए हो। भूलना मत, ये तुम्हारी सैलरी चेक पर मैं साइन करता हूँ। अमन जो अभी अभी आया था, वो रुद्र की गुस्से वाली नज़र और उसकी बातों के साथ घर का ये अजीब एनवायरनमेंट देख काफी हिलसा गया। उसे तो ये तक याद नहीं रहा कि वो यहाँ आया क्यों था। कुछ पल वो यूं ही सबके चेहरे ताकते रहता है, फिर जब उसकी नज़र रुद्र से मिलती है तो वो घबराते हुए आगे बढ़ कहता है, गुड मॉर्निंग सर। मैं यहाँ आपको ये बताने आया था कि मैंने आज की ऑफिस लव सबकी दे दी और साथ ही आपकी सारी मीटिंग भी अगले हफ्ते के लिए शिफ्ट कर दी है, तो अगर कोई काम नहीं तो मैं भी घर जाओ। उसकी बात सुन रुद्र के चेहरे पर हैरानी के भाव आते हैं और बाकी सबको हंसी, क्योंकि अमन का चेहरा इस वक्त काफी फनी लग रहा था। रुद्र अपनी भौंरी चढ़ते हुए गुस्से में उखाड़ते हुए अपने एक कदम आगे लेते हुए कहता है, किसके कहने पर तुमने ये सब किया और छुट्टी किस बात की? अमन तो रुद्र का गुस्सा देख 4 कदम पीछे हटते हुए अपने चेहरे पसीने पोंछ हल्काते हुए कहता है, बॉस आपने ही तो कहा था। उद्धरण चिन्ह। रुद्र ये सुन अमन पर बरसता उससे पहले ही दिग्विजय जी एक मुस्कान के साथ कहते हैं, मैंने कहा था अब तुम बहू को लेने जाओगी तो फुर्सत कहाँ होगी, इसलिए तुम्हारी सारी मीटिंग आगे हफ्ते के लिए शिफ्ट करवा दी है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र उनकी बात सुन काफी इरिटेट होते हुए कहता है, बट दादाजी आप। उद्धरण चिन्ह। रुद्र आगे कुछ कहता उससे पहले ही दिग्विजय की अपना मुंह फेर लेते हैं और बाकियों को इशारा कर देते हैं। सब एक साथ नारा लगाने लगते हैं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इतना साही नहीं चलेगी, भाभी को घर वापस लाओ वरना ये सब यही चलेगा। एक साथ ये नारा सुन रुद्र वो गुस्से में अपना सिर पकड़ते हुए वापस तेज कदमों से ऊपर चला जाता है और बाकी सब मुस्कुरा देते हैं। अमन जिसके समझ से अब तक सब परे था, वो काफी कंफ्यूज सा सबकी देखने लगता है, तो शौर्य उसे अपने पास आने का इशारा करते हुए शरारत से कहता है, अमन जी। अमन तो उसकी आवाज सुन सकपका जाता है। वो जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी जी जी। शौर्य उसके मजे लेते हुए कहता है, आपकी तो अब तक शादी हुई नहीं और ऐसे बॉस के साथ रहते तो गर्लफ्रेंड होना नामुमकिन है, तो क्यों ना आप भी हमारा साथ दे इस अनशन में। अपने बॉस से सारे जन्मों का बदला एक बार में लेने का अच्छा मौका है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल शौर्य शरारत से विंग कर देता है। अमन का तो शौर्य की बात सुन मुंह ही बन जाता है। फिर अपने बॉस से बदला लेने वाली बात सुन वो नजर सीढ़ियों पर डाल उनके पास बैठ जाता है और सब उसकी हरकत देख मुंह दबाकर हंस देता है। रेहान फिर सोचते हुए सबसे कहता है, यार हम सब ने ये मोर्चा शुरू तो कर दिया है, लेकिन मेरा पत्थर जैसे भाई पर कुछ असर करेगा कि नहीं, या हम ऐसे शाहिद हो जाएंगे? उसकी बात सुन अभय रेहान के कंधे पर हाथ रख भरोसे के साथ कहता है, असर करेगा, जरूर करेगा। भले ही वो पत्थर माने का दिल रखता है, लेकिन उस पत्थर को भी पिघलने के लिए भाभी के एहसास ही काफी है। वो खुद ही अंदर से इतना तड़प रहा है कि उसका दिल उससे एक पल जीने नहीं देगा सुकून से, और लोग कुछ कर ले लेकिन अपने दिल से कभी नहीं जी सकते। अभय की बात सुन सब उससे सहमति दिखाते हैं, फिर अपने बातों में वही बैठे लग जाते हैं। अब हड़ताल तो शुरू कर दी थी, तो बस इसके असर होने का वेट करना था। दिग्विजय जी भी उनका साथ देते हुए वही बैठे रहते हैं। उनकी ऐसी कंडीशन तो नहीं थी वो ज्यादा देर सब सह सके, लेकिन अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को वापस अपने घर लाने के लिए वो हर कुछ सहने को तैयार थे। एपिसोड 62 बाप बेटे के बैल ट्विस्ट। रुद्र गुस्से में पैर पटक अपने कमरे में आता है और अपना कोट बेड पर फेंक अपनी टाई लूज करते हुए खुद रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए सोफे अपना सिर टिकाकर बैठ जाता है। उसे सब पर गुस्सा तो काफी आ रहा था, पर सबसे ज्यादा खुद पर, क्योंकि वो उन्हें समझने से पहले खुद तक तो नहीं समझा पा रहा था। कुछ पल में उसका गुस्सा दर्द में बदल जाता है। उसे भी अन्या की काफी याद आने लगी थी। वो अपनी खाली निगाहें कमरे के चारों तरफ घूमता है। उसका कमरा अब उसका नहीं था, वहां अन्या की खुशबू और आहट थी। रुद्र के बेरंग जिंदगी में उसके कमरे के जैसे रंग भरने वाली थी। उसका गुस्से वाला दिमाग अब काफी हद तक शांत होकर अन्या के एहसासों में डूब सा जाता है। उसका दिल तो कभी ये मानने को तैयार नहीं था कि अन्या और वो जैसी हो सकती है।
वो तो उस वो पल के बारे में अन्या से बात करने आ रहा था, लेकिन उसके गुस्से और अतीत के दर्द ने जब अन्या को किसी और के साथ यूं हंसते मुस्कुराते देखा तो दिल से ज़्यादा दिमाग अपनी बात पर हावी हो गया, जिसके नतीजे उसने अन्या को अपने की गुस्से के तराजू में तोल उससे दोषी ठहरा दिया और खुद ही फैसला सुना दिया। ये सब सोचते हुए रुद्र के आंखों में एक बार फिर नमी छा गई। काफी देर वो यूं ही बैठा रहा। कब सुबह से दोपहर और दोपहर शाम में डाल गई, उससे कोई खबर तक न हुई। कुछ पल में एक नौकर उसके कमरे में नोक कर अंदर आता है और रुद्र को ग्रीट करते हुए उसके सामने कॉफी का मग रख देता है। रुद्र उससे देख कॉफी उठाते हुए उस नौकर से पूछता है, सब ने अपना मोर्चा खत्म कर खाना खाया? नौकर नमे सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं सर, सब अब तक वैसे ही वही बैठे हैं, अपनी बात पर अड़े हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन रुद्र के माथे पर बल पड़ जाते हैं। वो फिकर से कहता है, दादाजी वो भी अभी तक वही बैठे हैं, उन्होंने ने भी खाना नहीं खाया? वो नौकर जल्दी से कहता है, जी सर, दादाजी भी अभी तक वही उनके साथ ही बैठे हैं, पर उन्होंने खाना खा लिया और अपनी दवा भी ले ली। रेहान बाबा और बाकी सब के कहने पर भी वो उनकी बात नकार दी, लेकिन जब छोटी मैडम का फोन आया था, उनके कहने पर दादाजी ने उनकी बात मान ली, पर आराम करने अपने रूम में नहीं गए, वही बैठे हैं। ये सुन रुद्र को काफी बुरा लगता है। एक पल अच्छा भी, क्योंकि अन्या भले ही यहाँ से चली गई, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही थी। उसे अब भी उसके परिवार की फिक्र है। वो नौकर को जाने का इशारा करते हुए अपनी कॉफी का जैसे ही सिप लेता है, उसका मुंह ही बिगड़ जाता है। वो गुस्से में नौकर को डांटते हुए कहता है, ये कॉफी किसने बनाई है? कितनी बकवास है, लगता है सब कॉफी बना भूल गए हैं। रुद्र का गुस्सा देख वो नौकर सहम सा गया। वो जल्दी से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी सर, मैं दूसरी बनवा के आता हूँ। वो क्या है, आपकी कॉफी हमेशा मैम ही बनती थी, इसलिए आज काफी दिन बाद शेफ के हाथों का स्वाद आपको पसंद नहीं आ रहा है। मैं अभी दूसरी बनवा कर लाता हूँ। रुद्र गुस्से में कहता है, कोई जरूरत नहीं है, ले जाओ इसे। उद्धरण चिन्ह। वो नौकर भी जल्दी से कॉफी लेकर चला जाता है और रुद्र एक ठंडी आह भरते हुए कुछ सोचने लगता है। एक दिन में ही उसका अन्या के जाने के बाद ये हाल था कि वो एक पल सुकून से जी नहीं पा रहा था। पता नहीं आगे क्या होगा, ये सोच रुद्र उठता है और फ्रेश होने वॉशरूम में चला जाता है। रात के 10 बजे के करीब रुद्र के पास एक मैसेज आने पर वो कहीं जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही अपने कमरे से निकलता है तो सामने खड़े इंसान को देख उसके कदम एक पल ठिठक से जाते हैं। सामने और कोई नहीं, आकाश जी खड़े थे और उन्हें देख ऐसा ही लग रहा था जैसे वो रुद्र का ही इंतजार करते हुए वहां खड़े थे। दोनों बाप बेटे की नज़र आसपास में मिलती है। रुद्र अपना मुंह फेर उसके बगल से जैसे ही जाने को होता है, उसके कानों में आकाश जी की आवाज़ पड़ती है, रुद्र। अपना नाम सुन रुद्र के कदम जम से जाते हैं। आज 25 साल बाद आकाश जी ने रुद्र का नाम कोई तैस और गुस्से में नहीं बल्कि एक अलग ही एहसासों से लिया। दोनों बाप बेटे एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े थे। आकाश जी अपने हिचकते जवान को हौसला देते हुए आगे कहते हैं, रुद्र, 2 दिन बाद तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहू इस पूजा में शामिल हो। तुम्हारी माँ की भी काफ़ी तमन्ना थी अपनी बहू से मिलने की, उससे लाड लड़ाने की, पर अफसोस ये सपना सच होते हुआ वो देख नहीं पाए। ये बोलते हुए आकाश जी के आंखों में नमी आ गई। वो आगे कहते हैं, तुम अन्या को वापस ले आओ, हम सब के लिए नहीं तो अपनी माँ की इच्छा का मान रखने के लिए। बहू को वापस ले आओ ताकि वो पूजा में शामिल हो सके और मेरी कौशल्या अपनी परछाई मेरी बहू जैसी बेटी में देख सुकून पा सके। उसके बिना ये घर अब घर नहीं लगता, ले आओ उसे वापस। इतना बोल आकाश जी बिना रुद्र की तरफ मुड़ वहां से चले गए। रुद्र तो स्तब्ध होकर उनकी बातें सुन रहा था। उसके आंखों में भी कुछ पानी सा आ गया। पूरे 25 साल बाद उसके पिता ने आज उससे कुछ कहा, वो भी गुस्से और तैश में नहीं बल्कि एक अपनेपन से, वो भी अन्या के लिए। जिस बात के लिए वो बचपन में अपनी माँ के जाने के बाद तरसा, वो आज कुछ पल उससे मिला भी तो यूं ही वो बयां नहीं कर पा रहा था। अन्या की वजह से आज बाप बेटे के टकरार वाले रिश्ते में कुछ उम्मीद सी लगी। रुद्र ने तो अपने पिता से हर उम्मीद ही छोड़ दी। वो कभी कुछ मुंह से शिकायत और गुस्से के सिवा कुछ और सुनेगा। वो अपने बहते जज्बात को काबू करने की लाख कोशिश कर ले, पर 25 साल के इस इंतजार वो नहीं रोक पा रहा था। कुछ पल में रुद्र खुद को संभाल नीचे आता। नीचे का माहौल देख उससे काफी बुरा लगता है। सारे लोग जमीन पर अस्त व्यस्त सोए थे और दिग्विजय जी भी सोफे पर काफी कष्ट से लेटे सो रहे थे। उसे ये सब देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो धीरे से अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा देता है। दिग्विजय जी के पास आकर उनके आंखों का चश्मा हटते हुए उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट उड़ता है और जाते जाते उनके पैरों को अपने हाथों से स्पर्श कर अपने सीने से लगा लेता है। फिर 2 कदम आगे चल नीचे झुक एक बार सबको देख अफसोस में सिर हिलाते हुए उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट उड़ता है और रेहान के माथे पर अपना हाथ फेरता है।
हाथों के गर्म स्पर्श से वो नींद में कुनमुनाते हुए बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह कहता है, भाभी, भाभी को वापस ले आओ भाई, आपकी मनमानी अब नहीं चलेगी, भाभी अच्छी है भाई। भाभी। उनकी बात सुन रुद्र हल्का मुस्कुरा देता है। रेहान भले ही कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन रुद्र ने उससे एक छोटे बच्चे जैसा पाला है। वो उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को हर जहाँ से लड़ पूरी कर बिना उसके कहे हर मुमकिन कोशिश किया करता था। वो भी सबके चेहरे एक बार देख उठता है और बाहर चला जाता है। बाहर जियान उसका वेट कर रहा होता है। रुद्र को आता देख जियान जल्दी से पीछे का दरवाजा खोल खड़ा हो जाता है। रुद्र एक नज़र उसे घूरकर चुपचाप कार में बैठ जाता है। रुद्र के घूरने पे जियान की आंखें खुद ब खुद नीचे हो जाती हैं। वो जानता था इस सब का कारण, फिर वो भी जल्दी से ड्राइवर सीट के बगल में बैठ ड्राइवर को चलने का इशारा करता है। चौहान मेंशन से एक साथ 5 कार निकलती हैं। एक में रुद्र होता है और बाकियों में उसके बॉडीगार्ड्स। कुछ ही घंटों के लंबे सफर में रुद्र की कार एक छोटे से घर के आगे रुकती है। जियान सबसे पहले उतर सारे बॉडीगार्ड्स को उतरने का इशारा कर एक बार सब चेक कर जियान रुद्र की तरफ कर दरवाजा खोल उससे बाहर आने का इशारा करता है। रुद्र भी बाहर आकर एक नज़र उस छोटे से घर को देख अंदर ही तरफ बढ़ जाता है। दरवाजे के पास आते ही जियान आगे बढ़ उस दरवाजे का बेल बजता है। काफी बेल बजने के बाद कुछ पल में दरवाजा खुलता है और दरवाजे पे खड़ा शख्स अपने सामने 4-5 हटे कटे बॉडीगार्ड के साथ रुद्र को देख परेशान हो जाता है। एपिसोड 63 रुद्र एट आन्या's हाउस। सामने खड़ा शख्स रुद्र के साथ 4-5 हटे कटे बॉडीगार्ड को देख काफी ज्यादा परेशान सा हो जाता है। उसके चेहरे पर डर से पसीने आ जाता है और जो उसके आंखों में बची कुची नींद थी वो भी अब डर से गायब हो जाती है। जियान काफी अदब से उस सामने खड़े आदमी से कहता है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जियान की बात सुन उस आदमी को होश सा आता है। वो एक नज़र रुद्र को देख काफी धीरे से हाँ में सिर हिलाता है और काफी इज्जत से कहता है, दामाद जी आप इस वक्त आए, अंदर आए। वो शख्स और कोई नहीं केवेंद्र जी होते हैं और आधी रात को रुद्र को खुद के दरवाजे पर देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रुद्र बिना किसी भाव के अन्या के उस छोटे से घर में जाता है। केवेंद्र जी का घर बड़ा नहीं था लेकिन काफी खूबसूरत और सलीके से सजाया हुआ था। उनका घर एक मंजिला था। नीचे छोटे से हॉल के साथ 4 कमरे थे और ऊपर एक छोटा कमरा और छत थी। सारिका जी की भी नींद टूट चुकी थी। वो भी हॉल में खड़ी ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इतनी रात को कौन आया उनके घर में। जैसे ही उनकी नज़र 4-5 हटे कटे बॉडीगार्ड के साथ रुद्र पर अंदर आते हुए पड़ती है, वो परेशान हो जाती है। केवेंद्र जी जल्दी से आगे बढ़ रुद्र को हॉल में लगे सोफे पर काफी इज्जत से बैठने को कहते हैं। रुद्र भी आराम से बैठ जाता है और अपनी पेनी नजरों से घर का जायजा लेने लगता है। रुद्र के बॉडीगार्ड के आसपास खड़े हो जाते। केवेंद्र जी का घर छोटा था जिसकी वजह से वो 4-5 हटे कटे बॉडीगार्ड के कारण घर काफी भरा भरा लग रहा था। साथ ही उनके बिना एक्सप्रेस के डरवाने भाव देख केवेंद्र जी और सारिका जी के चेहरे पर डर से मानो पसीने छूट रहे थे। उनके लिए ये सब काफी अजीब और नया नया सा था। उनकी तो कुछ कहने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। केवेंद्र जी जल्दी से सारिका जी अन्या को बुलाने का इशारा करते हैं। सारिका जी हमें सिर हिलाते हुए जल्दी से हॉल साइड में बने 2 कमरों में से एक बंद कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाने लगती हैं। कुछ ही देर में नींद में अलसाई हुई अन्या दरवाजा खोल अपने नींद से बोझे आंखों में मसलते हुए झलाए टोन में कहती है, क्या हुआ माँ? अब आधी रात को कौन से सवाल ने आपकी नींद उड़ा दी जो आप मेरे नींद में खलाल डालने आए हो? अन्या की बात सुन सारिका जी झट से उसके कंधे पर हाथ रख घबराई टोन में कहती है, अरे लाडो सवाल ने नहीं, दामाद जी ने, मेरा मतलब है कि दामाद जी यहाँ आए हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन तो अन्या की आंखें चौड़ी हो गई। वो चौंकते हुए कहती है, क्या? वो इस वक्त सारिका जी जल्दबाजी में हाँ में सिर हिलाती हैं। अन्या को तो अपनी माँ को बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो झट से अपनी आंखें खोल सारिका जी के पीछे देखती है। रुद्र शांति से सोफे पर बैठा उससे ही देख रहा था। साथ ही जियान और बॉडीगार्ड भी उसके आसपास खड़े थे। ये देखते हुए जल्दी से उसकी नज़र अपने पिता पर जाती है जो कुछ दूर खड़े उन सबको ही देख रहे थे। केवेंद्र जी के चेहरे के भाव काफी परेशान से लग रहे थे। वो काफी डरे सहमे सबको देख रहे थे। दरअसल पिछली बार की अन्या के पेरेंट्स की मुलाकात कुछ इस कदर हुई कि उन्होंने रुद्र का गुस्सा देख लिया और साथ ही उसका पावर भी। केवेंद्र जी मिडिल क्लास से शुरू से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्हें कभी आदत नहीं थी ऐसे बॉडीगार्ड को देखने की। अन्या ने जब अपने माँ बाप के ऐसे घबराए हुए एक्सप्रेशन देख तो उससे काफी गुस्सा आने लगा रुद्र पर। आखिर वो उसके माँ बाप को ऐसे कैसे डरा सकता है? ये देख अन्या गुस्से में तिल मिलाए हुए जल्दी से अपने कमरे से निकल हॉल में आती है और जियान के सामने खड़ी होकर उससे घूरते कर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, जियान ये मेरा घर है, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं जो तुम अपने बॉस की सेफ्टी के लिए इतने सारे मुस्तांडों को लाए।
अभी के अभी निकालो इन्हें मेरे घर से। मुझे फिजूल के लोग अपने घर में एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं। जियान अपनी लेडी बॉस का गुस्सा देख जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए उन सारे बॉडीगार्ड्स को बाहर जाने का इशारा करता है। वो बॉडीगार्ड भी अन्या के सामने सिर झुकाकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। वही हॉल में खड़े केवेंद्र जी और सारिका जी ये सब देख हैरान रह जाते हैं। अपनी भोली सी बेटी का ये लेडी बॉस वाला और देख उन्हें विश्वास नहीं होता, क्योंकि सच में उस वक्त वो मासूम सी बेटी उनकी अन्या लग ही नहीं रही थी। और जब सबको उसे रिस्पेक्ट देते हुए देखा तो उन्हें मन ही मन काफी अच्छा लगा। वही रुद्र बस एक टक अन्या को देख रहा था। उन्हें अलग हुए सिर्फ 24 घंटे ही हुए थे, लेकिन ये घंटों की दूरी उसे जन्मों बराबर लग रही थी। वो बस अन्या को देखने में खोसा गया था। वो काले रंग का पटियाला सूट उसके गोरे बदन पर काफी खिल रहा था और साथ ही उसके लंबे खुले लहराते बाल उसकी खूबसूरती में एक अलग ही रंग बिखेर रहा था। उसका चेहरा तो गुस्से में भी रुद्र के दिल में हलचल मचा रहा था। वो क्यूट लग रही थी। जियान को डांटते वक्त रुद्र उसे देख मन ही मन मुस्कुरा उठा। सारे बॉडीगार्ड के जाने के बाद अन्या गुस्से में रुद्र की तरफ बढ़ उसे घूरते हुए कहती है, और आप यहाँ क्यों आए हैं? अन्या इसके आगे कुछ कहती कि उसे रियलाइज होता है कि उसके माँ बाप अब भी वही मौजूद हैं जो उसकी बात सुन कुछ कंफ्यूज सा उसे देख रहे थे। वो उनके सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी और न ही अपने रिश्ते की सच्चाई उन्हें बताकर उन्हें तकलीफ पहुंचना चाहती थी। इसलिए अन्या जल्दी से खुद को नॉर्मल कर रुद्र का हाथ पकड़ धीरे से कहती है, आप आए मेरे साथ। इतना बोल अन्या रुद्र का हाथ पकड़ उससे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगती है। वही रुद्र जो कब से अन्या का देख रहा था और जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो अपने हाथ को देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे अन्या का खुद पर हक जताना काफी अच्छा लग रहा था। अन्या जैसे ही रुद्र को अपने कमरे में जाती है कि रुद्र खुद पर और काबू न रखते हुए झटके से दरवाजा बंद कर अन्या को साइड के दीवार से लगा उससे अपनी बाहों में भर अपने सीने से लगा लेता है। अन्या तो एक पल के लिए सुनी पड़ जाती है, पर जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि वो रुद्र के बाहों में है, वो रुद्र को खुद से अलग करते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है? छोड़े, मुझे क्या कर रहे हैं आप? छोड़े। उद्धरण चिन्ह। रुद्र उसका छटपटाना देख उसे छोड़ देता है। कमरे में बस छोटे से लैंप की रोशनी बिखरी हुई थी जिसमें रुद्र अन्या का जो चांद के भांति चमक रहा चेहरा देख उससे प्यार से छूकर काफी प्यार से कहता है, अपनी पत्नी को गले लगा रहा हूँ, ये बदतमीजी कहाँ से हुई? रुद्र के मुंह से पत्नी शब्द सुन अन्या को अब काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से में रुद्र को घूर एक तंज भरी हंसी में कहती है, रियली याद आ गया आपको कि मैं आपकी पत्नी हूं, पर अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं भूल चुकी हूं कि आप मेरे कुछ लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। अन्या की बातों में रुद्र को खुद के लिए काफी ज्यादा नाराजगी महसूस हो रही थी। वो जानता था कि इस बार ये उसके खुद के उलझाए रिश्ते इतनी आसानी से नहीं सुधारने वाले, लेकिन वो भी रुद्र राय चौहान था, हार न माना उसकी फितरत थी। अन्या उससे खामोश देख आगे कहती है, वैसे आप यहाँ आए क्यों हैं? ये कोई वक्त होता है किसी के घर पर आने का? रुद्र अन्या की बात सुन उसके तरफ झुक उसके आंखों में काफी कशिश भरी आवाज में कहता है, अपनी पत्नी को घर ले जाने। अन्या उसकी बात सुन छिड़ते हुए कहती है, और आपको लगता है इतना आसान है? इतना सब कुछ कहने के बाद भी मैं आपके साथ घर चलूंगी? रुद्र उसकी बात सुन काफी हल्की मुस्कान लिए अपने उंगलियों से उसके चेहरे को काफी प्यार से छूते हुए उसका गर्दन पकड़ अपनी तरफ उठते हुए कहता है, माय डियर वाइफ, अगर नहीं चलेगी तो उठा कर ले जाऊंगा, वो भी हक से अपने सास ससुर के सामने, और तुम क्या, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। अन्या उसके आंखों में देखते हुए कहती है, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? रुद्र मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर आए बालों को अपने उंगलियों से काफी प्यार से हटाते हुए कहता है, धमकी नहीं वाइफ, ये रुद्र राय चौहान का स्टाइल है। धमकी तो ये होती कि मैं जाकर अपने पूज्य सास ससुर जी को कहने की उनकी बेटी काफी नखरे दिखा रही है आपके दामाद के साथ घर जाने में। ये सुन अन्या के चेहरे के भाव ही बदल गए। वो सोचने लगी कि इस आदमी का सच में कोई भरोसा नहीं, कहीं ये सच में कुछ उल्टा सीधा जाकर मम्मी पापा के सामने कह तो वो खमखा परेशान हो जाएंगे, और मम्मी को तो शक था ही मेरे यहाँ अचानक आने पर ऐसे जो यकीन में बदल जाएगा तो दुनिया जहाँ का टेंशन लिए बैठ जाएगी। सुबह से ही वो कितने सवाल मुझसे पूछा चुकी थी और कितने मुश्किल से वो उन सारे सवालों से बची हूँ ये मैं ही जानती है। उन्हें तो हर वक्त मेरी चिंता लगी रहती है और अब ये उस चिंता की आग में हवा डाल देंगे। अन्या को अपनी सोच में अपने चेहरे के भाव बदलते देख रुद्र मुस्कुराते हुए उसकी कमर को कसकर होल्ड कर अपने पास लाते हुए कहता है, डोंट वरी वाइफ, तुम्हें प्रॉब्लम देने थोड़ी आया हूँ और न ही अपने सास ससुर को तंग करने। मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ, इसलिए अच्छी वाइफ की तरह 5 मिनट में बाहर आ जाना और मेरे साथ बिना कोई शिकायत के घर चलना। इतना बोल रुद्र उसे छोड़ देता और एक शरारत मुस्कान से उसे देखता है। उसका यूं देखना अन्या को अब काफी चिढ़ होने लगी थी। रुद्र मुस्कुराते हुए जाने को जैसे ही मुड़ता है कि अन्या उसे घूरते हुए कहती है,
आपको नहीं लगता आपको बेबुनियाद इल्ज़ाम और बदसलूकी के लिए मुझसे एपोलॉजी मांगनी चाहिए? एपोलॉजी का शब्द सुन रुद्र के तो कान खड़े हो गए। एपिसोड 64 रुद्र राय चौहान स्पेशल अपॉलॉजी। रुद्र ने जैसे ही अन्या के मुंह से एपोलॉजी का नाम सुना तो उसके जाते कदम रुक से गए और साथ ही उसके कान भी जैसे खड़े हो गए। वो मुड़कर अन्या को देखता है जो उसे काफी एटीट्यूड में घूर रही थी। रुद्र कुछ सोचते हुए गंभीर स्वर में कहता है, एपोलॉजी हमम। अन्या भी अपने एक आइबो को उचकाते हुए उसे गुस्से के साथ देख रही थी। रुद्र कुछ सोच अपनी आंखों में शरारत लिए अन्या के करीब आता है और झट से अपने एक हाथों में उसकी कमर थाम उसे खुद के करीब कर अपना दूसरा हाथ उसके गर्दन पर रख उसका चेहरा कुछ उठाता है और खुद नीचे झुक उसके सुर्ख गुलाबी होठों पर अपने होठ रख उसे चूमना शुरू कर देता है। अन्या शौक ही रह जाती है, उसका दिमाग मानो रुद्र के किस्से ब्लैक ही हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र एपोलॉजी की जगह कुछ ऐसा करेगा। रुद्र उससे काफी सॉफ्टी चूमते हुए अपनी आंखें बंद कर उस किस को महसूस कर रहा था। कितना प्यारा एहसास था जो उसे इस वक्त महसूस हो रहा था, मानो उसकी दुनिया की हर चाह बस अन्या के होठों पर आकर खत्म होने को थी। उसे तो ये तक नहीं पता था कब उसकी सॉफ्ट किस इंटेंस और पैशन से भर गई। अन्या तो उसकी बाहों में कशमाशने लगी और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उससे खुद को किस करने से रोकने के लिए मकसद करने लगी, लेकिन रुद्र तो उससे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो हर बार उसकी ये चाहत के आगे हार सी जाती है। कुछ पल में रुद्र अन्या के होठों को छोड़ उसकी तरफ देखने लगता है। अन्या काफी नाराज लग रही थी। अन्या गुस्से में उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं? दूर रहे मुझसे। रुद्र अपना हाथ से उसके गालों को होल्ड कर प्यार से उसके होठों को छूकर उसकी तरफ झुक शरारत से कहता है, तुम्ही ने तो कहा एपोलॉजी के लिए, तो ये एपोलॉजी है? उद्धरण चिन्ह। अन्या उसकी बात सुन एक पल को तो हैरान रह गई। वो रुद्र को अजीब नजरों से घूरते हुए कहती है, ये कौन सी एपोलॉजी? रुद्र उसकी आंखों में झकते हुए अपने दोनों आईब्रो उठाकर काफी स्टाइल से कहता है, ये रुद्र राय चौहान स्टाइल एपोलॉजी है स्पेशली। फिर प्यार से अन्या को देख कहता है, एंड ओनली मिसेज रुद्र राय चौहान के लिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुन एक पल अन्या का दिल एक पल को धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल रुद्र की बदरुलक ही याद आती है। उसके वो दर्द भरे इल्जाम याद आते हैं। अब मानो अन्या का गुस्सा फूटने की कगार पर आ गया। ये देख रुद्र उसके फुले हुए नाक को अपने उंगलियों से छूते हुए कहता है, ओह वाइफ गुस्सा नहीं करते, देखो अगर तुम यहाँ चिल्लाओगी तो बाहर खड़े मेरे सास ससुर जी को टेंशन होगी और उन्हें टेंशन होगी तो उन्हें तुम्हारी फिक्र होगी। ये अच्छी बात थोड़ी है ना। एक काम करो, तुम मेरे साथ शांति से घर चलो। फिर आंखों में शरारत लिए कहता है, बाकी की एपोलॉजी मैं घर पर दूंगा, हमारे कमरे बिल्कुल आराम से अकेले में, ओके? मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना बोल रुद्र मुस्कुराते हुए कमरे से जल्दी से बाहर निकाल जाता है और वही अन्या अपने आप में खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसे इस वक्त रुद्र पर काफी गुस्सा आ रहा था। अगर उसके पेरेंट्स का सवाल नहीं होता तो वो कभी रुद्र की मनमानी नहीं झेलती और न उसके साथ जाती। अन्या कुछ सोचते हुए अफसोस में अपने कमरे के वॉशरूम में चली जाती है। वही केवेंद्र जी और सारिका जी काफी परेशान से सोफे पर बैठ अन्या और रुद्र का बाहर आने का वेट कर रहे थे। सारिका जी तो बार बार दरवाजे को तक रही थी। उनके जहन में मानो सवालों की जहरी लग गई थी। अन्या का यूं अकेले सुबह सुबह आना और फिर लाख सवाल पूछने पर भी चुप रहना और बात टालना, फिर आधी रात को रुद्र का इस कदर घर आना और अन्या का बिना कुछ कहे रुद्र को कमरे में ले जाना, ये सारे सवाल सारिका जी के सांसें थामे हुए थे। वो बार बार अपने हाथों को आपस में मशाल रही थी। केवेंद्र जी उन्हें ऐसे चिंता करता देख धीरे से अपने हाथ को उनके हाथ में रख उन्हें आंखों से हौसला देते हैं। वो भी लाचारी में केवेंद्र जी को देखती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है, जिसकी आवाज सुन केवेंद्र जी और सारिका जी एक साथ अपनी जगह से खड़े होते हुए उस ओर देखते हैं। कमरे से रुद्र अपने चेहरे पर एक न दिखने वाली मुस्कान लिए बाहर आता है। हॉल में आते ही रुद्र की नज़र केवेंद्र जी और सारिका जी की चिंता भरे भाव पर जाती है, जिसे देख रुद्र कुछ सोचते हुए उनकी तरफ बढ़ जाता है और काफी शांत स्वर में अपनी रौबदार आवाज में कहता है, वो मैं यहाँ अन्या को वापस ले जाने आया हूँ। सॉरी, मैं इतनी रात को बिना बताए अचानक आ गया, पर जरूरी था। मैं अन्या का बाहर वेट कर रहा हूँ। इतना बोल रुद्र जाने को होता है कि कुछ सोच रुक वापस उन्हें एक नज़र देख अचानक ही झुककर उनके पाँव छूता है। केवेंद्र जी और सारिका जी रुद्र के ऐसे आचरण करने पर काफी सकपका गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिस्पॉन्स करे। उन्होंने कभी भी इस चीज का एक्सपेक्ट नहीं किया था रुद्र से। केवेंद्र जी जल्दी से अपना हाथ बढ़ते हैं और रुद्र को आशीर्वाद देते हुए काफी इज्जत से कहते हैं, खुश रहिए दामाद जी। आप बाहर क्यों यही अन्या का इंतजार करे? रुद्र न में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ।
रुद्र इतना बोल बाहर चला जाता है। जियान भी रुद्र के पीछे चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद सारिका जी जल्दी से अन्या के कमरे में जाती है। कमरे में अन्या गुस्से में बरबरते हुए अपने जरूरी सामान पैक करने में लगी थी। सारिका जी जल्दी से कमरे में आते हुए अन्या को देख कहती है, लाडो क्या बात है? दामाद जी कह रहे थे कि वो तुम्हें लेने आए हैं, लेकिन अचानक। सब ठीक है ना लाडो, तू तो सुबह ही आए और अब जा रही है। अन्या अपनी माँ की बात सुन उनकी तरफ देखती है। वो जानती थी उसके माँ के सवाल जब तक खत्म नहीं होंगे उन्हें शांति नहीं मिलेगी, इसलिए अन्या झट से उनके पास आकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर मजबूत से कसते हुए भरोसे के साथ उन्हें समझते हुए कहती है, माँ सब ठीक है, आप बेवजह टेंशन ले रही हो। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, माँ मैंने बताया था ना कि डैड का फ़ोन आया था और वो माँ की पुण्यतिथि की पूजा के बारे में बोल रहे थे। उसी के सिलसिले में ये मुझे अचानक ही लेने आए हैं और सॉरी वो इतनी रात को आ गए, एक्चुअली वो ऑफिस के काम के वजह से बिजी रहेंगी कल सुबह से, इसलिए इस वक्त आए हैं। सॉरी, इनके वजह से आपके और पापा की नींद खराब हो गई। मेरा फ़ोन भी बंद था जिसकी वजह से ये मुझे इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए। अन्या की बात सुन सारिका जी को कुछ तसल्ली होती है। अन्या जल्दी से अपना बैग बंद कर लाल दुपट्टा उठाकर पीछे से उड़ते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे चलना होगा, ये बाहर वेट कर रहे हैं। अपनी बेटी के जाने की बात सुन सारिका जी काफी भावुक सी हो गई। वो अन्या को काश कर गले लगते हुए दो पल चैन अपने कलेजे के टुकड़े को अपने पास महसूस करना चाहती थी, लेकिन ये वक्त कभी भी अपनी बेटी के शादी के बाद माँ बाप को नसीब नहीं होता। अन्या भी अब अपनी माँ के गले लग काफी भावुक सी हो गई। कुछ पल में दोनों माँ बेटी खुद को संभाल अलग होती हैं। सारिका जी अन्या के गालों को प्यार से छूते हुए कहती है, कैसा वक्त आ गया है, अपने जिगर के टुकड़े से दो पल चैन से बात करने तक का भी मौका नहीं मिलता। कितनी बातें थी तुझे करने की, लेकिन देखना सब फिर से अधूरा सा रह गया। लेकिन इन सब अधूरे ख्वाहिश के दुख से ज़्यादा मुझे खुशी है कि मेरी लाडो अपने नई जिंदगी में खुश है। दामाद जी का इतना व्यस्त होने के बावजूद सिर्फ तुझे खुद लेने आना, तेरी परवाह करना, ये देख एक माँ के दिल को कितना सुकून मिला, ये मैं बता नहीं सकती। फिर अन्या को समझाते हुए कहती है, और एक बात लड़ो, ये बात मुझे तुम्हारी शादी के वक्त ही समझा नहीं था, लेकिन वैसे हालत थे ही नहीं और उसके बाद वक्त मिला नहीं, पर आज मैं तुम्हें वो बात कहना चाहती हूँ लाडो। शादी जिंदगी में एक अलग ही मायने रखता है। इसमें कभी आपका साथी कम तो कभी आप कम हो जाते हैं। इस वक्त तुम्हें बिखरना नहीं है, खुद पर बस विश्वास रखना है और साथ ही अपने साथी को खुद पर विश्वास दिलाना है और जहाँ तक हो सके इस रिश्ते को दिल से निभाना। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं या तुम अकेली पड़ रही हो तो बस ये याद रखना, चाहे दुनिया के हर रिश्ते टूट जाए पर अपने माता पिता से नहीं टूटेगा। तुम्हारे मम्मा पापा के घर का दरवाज़ा अपनी लाडो के लिए हमेशा खुला है। अन्या अपनी माँ की बात सुन कुछ इमोशनल हो गई। वो झट से सारिका जी के सीने से लग जाती है। उसकी माँ ने उसे बातों ही बातों में एक भरोसा दिलाया था और हिम्मत भी दी थी जिसकी उससे बहुत ज़रूरत थी। सारिका जी और अन्या कुछ पल में खुद के जज्बात संभाल बाहर आती हैं। हॉल में केवेंद्र जी सोफे के पास खामोश से खड़े थे। अन्या की जब नज़र अपने पिता पर जाती है तो वो अपने जज्बात को काबू नहीं रख पाती और भागकर उनके सीने से लग जाती है। केवेंद्र जी भी अपने कलेजे के टुकड़े को सीने में छुपाए खामोश खड़े रहते हैं। फिर कुछ पल में अलग होकर अन्या के बहते आंसू पोंछ एक स्माइल देते हुए कहते हैं, अपना ख्याल रखना लाडो। अन्या हाँ में सिर हिलाती है, फिर उनके साथ घर के बाहर आती। घर के बाहर ही 5 कार एक लाइन से खड़ी होती है और घर के दरवाजे के सामने वाली कार के पास रुद्र दरवाजे के पास खड़ा अन्या का ही इंतजार कर रहा था। जियान भी उसके साथ खड़ा था। अन्या ने जब रुद्र को देखा तो उसका शांत हुआ गुस्सा खुद ब खुद भड़क गया। उसका तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो रुद्र के साथ वापस जाए, पर वो अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद के अंदर के तूफान को अंदर ही अंदर दबाकर अपने मम्मी पापा से मुस्कुराकर गले में विदा लेते हुए आगे बढ़ती है। जियान अन्या के हाथ में बैग देख आगे बढ़ता ही है लेने को कि अन्या गुस्से में बैग बिल्कुल जियान के पारों पर पटक रुद्र को इग्नोर करते हुए कार के दूसरे साइड जाकर बैठ जाती है। अन्या का गुस्सा देख रुद्र मुस्कुरा देता है और जियान जिसके पैरों में अपने के हिस्से बॉस का गुस्सा में मारा बैग से चोट लगी, वो उस दर्द को बर्दाश्त कर रुद्र को अफसोस में देख धीरे से कहता है, बॉस लगता है इस बार मैम काफी गुस्से में है, जरा संभल कर, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बॉस। उद्धरण चिन्ह। उसका ऑल द बेस्ट सुन रुद्र उससे घूरता है तो जियान हड़बड़ाते हुए जल्दी से बैग कार में रखने चला जाता है। रुद्र उसे देख एक नज़र अपने सामने खड़े अन्या के पेरेंट्स को देख अपना सिर हिलाता है और चुपचाप कार के अंदर अन्या के बगल में बैठ जाता है। केवेंद्र जी सारिका जी एक नज़र कार को देख फिर एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। कार पलक झपकते वहां से निकल जाती है। एपिसोड 65 अन्या का रुद्र के साथ वापस लौटाना। कार में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। अन्या बिल्कुल खामोश सी देख रही थी।
रुद्र बाहर से आती जाती रोशनी में अन्या का यूं खामोश चेहरा देख रहा था। उसकी उदासी उसके नजरों से चुप नहीं पा रही थी, जिससे देख रुद्र अपना हाथ आगे बढ़ाकर अन्या की कमर को काशकर पकड़ अचानक उसे अपनी गोद में खींच लेता है। अन्या तो रुद्र के ऐसे करने से उचक कर हैरानी भरी नजरों से उसे देख गुस्से में उसकी गोद से उठने की कोशिश करते हुए कहती है, ये क्या हरकत है, छोड़े मुझे। रुद्र अपनी पकड़ उसकी कमर पर कसते हुए शरारत से कहता है, अगर नहीं छोड़ूं तो। अन्या को अब रुद्र की हरकतों पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में रुद्र के कंधे पर मरते हुए कहती है, छोड़े मुझे, आपके साथ चल रही हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैं अब आपको मनमानी बर्दाश्त करूंगी। छोड़े। उद्धरण चिन्ह। रुद्र अन्या को और कशते हुए खुद के करीब करते हुए धीरे से उसके कानों में कहता है, इतना गुस्सा वाइफी लगता है मेरी एपोलॉजी का भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। एपोलॉजी का नाम सुन अन्या को रुद्र की हरकत याद आ जाती है, जिस वजह से अब उससे चिढ़ मचने लगी। वो रुद्र को घूरते हुए तंज भरी लहजे में कहती है, एपोलॉजी? आप पहले एपोलॉजी मंगाना तो सीख ले पहले ठीक से। जो आपने हरकत की वो कहीं से भी एपोलॉजी तो नहीं लग रही थी। उद्धरण चिन्ह। अन्या की बात सुन रुद्र कुछ सोचने वाले अंदाज में कहता है, हम तो मेरी एपोलॉजी आपको पसंद नहीं आए तो। इतना बोल एक नज़र शरारत से अन्या के कंफ्यूज चेहरे को देखता है, फिर उसे देखते हुए ही तेज आवाज में कहता है, जियाना आसपास किसी होटल में कार रोकना, मुझे तुम्हारी मैम से अच्छे से काफी जोर देते हुए एपोलॉजी मंगना है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र की बात सुन अन्या हैराना नजरों से उससे देखती है। उसके बातों का मतलब और आंखों की शरारत अन्या से छुपी नहीं थी। जियान जो असल मतलब न समझ, जल्दी से अपने बॉस की बात में हामी भरते हुए कहता है, यस बॉस। अन्या उसका यस सुन सकपका गई। वो लगभग जियान पर उखड़ते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है कहीं रुकने की, हम सब चुपचाप घर जाएंगे। जियान अन्या के ऐसे बोलने पर मासूम सा शकल बनाकर हाँ में सिर हिला, मन ही मन सोचता है ये कहाँ फंस गया। अन्या का जियान को मना करते देख रुद्र अन्या के गालों पर प्यार से अपने अंगूठे से छूते हुए काफी मासूम नजरों से उससे देख कहता है, क्या हुआ वाइफी, अब नहीं चाहिए एपोलॉजी? अन्या गुस्से में रुद्र को घूर झटके से उसका हाथ हटाकर वापस सीट पर बैठ वार्निंग देने वाले अंदाज में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहती है, अगर अपने दोबारा ऐसी हरकत की या मेरे करीब आने की कोशिश की न तो मैं यही के यही उतर जाऊंगी और घर नहीं चलूंगी आपके साथ। और ये कभी मत सोचिएगा कि आपके साथ घर चल रही हूँ तो मैं आपके उस कड़वे अल्फाज भूल गई या अपने दामन में आपके वो न धुलने वाले दाग मिट गए हैं। अगर मेरे मम्मा पापा का सवाल नहीं होता तो आपके ये बार बार के भुलाए रिश्ते को मैं कब का भूला चुकी होती, इसलिए दूर रही मुझसे। इतना बोल अन्या खिड़की की तरफ अपना चेहरा घुमा लेती है। रुद्र अब कुछ नहीं कहता क्योंकि अन्या सच में काफी गुस्से में थी और उसकी बातें सच में कोई मजाक नहीं लग रही थी। वो बस अभी उसके शांत होने का इंतजार करना ही बेहतर समझता है। वो जनता था ये को दर्द उसने दिए हैं वो यूं चंद पालों में नहीं मिटने वाले, लेकिन वो भी रुद्र राय चौहान है। कुछ पलों तक रुद्र बस अन्या तो एकटक देखते रहा, लेकिन अन्या ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं पलटा। अन्या की आंखें एकटक बाहर देखते देखते कुछ भरी सी हो गई और कब उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होकर रुद्र के कंधे पर उसका सिर लग गया उससे पता ही नहीं चला। रुद्र ने जब अन्या को सोता हुआ देखा तो वो मुस्कुरा उठा और मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, देखा वाइफ, तुम खुद मुझसे दूर जाना चाहो तो दूर नहीं जा सकती और अब जाना चाहो तो भी उसकी इज्जत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर रुद्र अन्या को अपनी बाहों में ठीक से भरते हुए उसके मासूम चेहरे पर हाथ फिरते हुए उस पल के बारे में सोचता है जब गुस्से और तैस में आकर वो बिना सोचे समझे अन्या को अपनी बातों से हक किया और साथ ही उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर अपनी जिंदगी से निकलने को कह दिया, जिसका एहसास रुद्र को उसके गुस्से का शांत होने पर हुआ। और फिर वो इस बात की तह तक जाने का सोच इस बारे में पता किया तो उसे ये जानकर काफी बुरा लगा कि अन्या निर्दोष है। ये बात कहीं न कहीं रुद्र का दिल भी कह रहा था, पर जब उसने अन्या को विक्रम के साथ देख तो उसके गुस्से और जलन से उसके दिल पर जैसे ताला ही लगा दिया। पर बाद में जब सब शांत होने के बाद उससे पता चला कि किसी ने जानबूझकर ये सब किया ताकि रुद्र अन्या को खुद की लाइफ से दूर कर दे, लेकिन कौन? ये बात अब तक एक रहस्य थी। रुद्र को जैसे ही इस बात का आभास हुआ वो अन्या को माना कर घर जाने के लिए घर से निकल गया। यही सारी बातें सोचते हुए रुद्र अन्या के सोए हुए मासूम चेहरे को ताकते रहता है। कितना सुकून था इस पल में कि उसका सालों से बेजान पड़ा दिल आज कितने अरसे बाद सुकून से धड़क रहा था। कुछ पल में कार हेलीपैड एरिया में रुकती है। अन्या अब तक सो रही थी, इसलिए रुद्र आराम से अन्या को अपनी बाहों में उठाकर चोपर में बैठ जाता है। एपिसोड 66 नटखट शुभा। दिल। सुबह का वक्त। अन्या की जब नींद खुलती है तो कुछ जाने पहचाने खुशबू के साथ कुछ मीठा एहसास महसूस कर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो बेड पर ही अपनी सुकून भरी अंगड़ाई लेते हुए अपने आसपास देखती है, फिर दूसरे पल वो हड़बड़ते हुए बेड पर बैठ अपने आसपास देखती है।
अन्या इस वक्त रुद्र के बेडरूम में उसके बेड पर सो रही थी, पर आसपास रुद्र नहीं था। ये देख उसकी निगाहें उससे चारों तरफ तराशती है, फिर खुद ही अपने सिर पर चपत लगाते हुए खुद से मन में कहती है, क्या कर रही है अन्या, क्यों उनकी ये वक्त बेवक्त बदल जाने वाली झूठी बातों पर यकीन कर अपने दिल को झूठी आस दे रही है। उनका कोई भरोसा नहीं, एक पल को रिश्ता निभाते हैं और दूसरे पल सारे रिश्ते भूल जाते हैं। मत कर ऐसा, ये सब तेरा नहीं है, बस ये याद रख एक न एक दिन तुझे जाना ही होगा। ये बात अपने दिल दिमाग में बैठा ले। फिर अफसोस में अपने दिल पर हाथ रख खुद के धड़कन को महसूस करती है जो अब रुद्र के एहसास में धड़क रहा था। वो इस सब को देख खुद से एक हारी हुई आवाज में कहती है, पर ये मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा, न चाहते हुए भी बस उन्हें अपनी आंखें खुलने पर तराश रहा है, सिर्फ उनके करीब जाने को बेकारण तड़पते रहता है, पर वो ऐसा नहीं चाहते, नहीं महसूस करते, न जाने क्या चाहते हैं। फिर कमरे को देख दर्द भरी हंसी में कहती है, एक बार फिर ले आई मेरी किस्मत उस मोड़ पर जहां मोहब्बत है पर मोहब्बत का साथ नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सब बात सोच अन्या अपने आंखें मिच खुद को अंदर से आने वाले पल के लिए तैयार करते हुए हिम्मत बटोर अपनी आंखें खोल जैसे ही उठने लगती है उसकी नज़र घड़ी पर जाती है, जिससे देख उसकी आंखें ही फैल जाती हैं। वो आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गई थी। ये देख अन्या जल्दी से बेड से खुद भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है, पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने को होती है उसी वक्त दरवाज़ा किसी ने खोल दिया था। अन्या तो हड़बड़ाहट में खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा रुद्र के सीने से टकरा जाती है। अन्या के होठ रुद्र के सीने छू जाते हैं, दोनों की धड़कन एक लय में आपस में सरगोशी करते हुए बातें करने लगती हैं। अन्या की तो नज़र रुद्र के बोर्ड मस्कुलर चेस्ट पर पड़ती ही शर्म से झुक सी जाती है। वो जैसे ही हटने की कोशिश करती है कि रुद्र उसकी कमर पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है। अन्या अपनी आंखें कुछ बड़ी कर रुद्र को घूरने लगती है तो रुद्र प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए अपने उंगलियों से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे कर एक शरारत भरी आवाज में कहता है, क्या हुआ वाइफी, मुझे दूर नहीं रह पाई। अन्या रुद्र की बात सुन अपने होश में आती है और उसके बाहों में खुद को छुड़ाते हुए गुस्से में उससे देख कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मैंने जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया कि आप अंदर हैं। छोड़े, अब मुझे जाने दे। रुद्र अपनी बाहें और मजबूती से कशते हुए कहता है, ऐसे कैसे वाइफ, जाने दो, अभी तो काफी कुछ बाकी है। अन्या उसकी बात सुन सवालिया निगाहों से उसे देख कहती है, क्या मतलब। रुद्र अपना हाथ अन्या के पीठ पर धीरे धीरे चलाते हुए उसके तरफ झुक काफी शरारत से कहता है, मतलब ये कि अभी तो मैंने ठीक से एपोलॉजी मांगी ही नहीं। मैंने कहा था एक बार हम घर आ जाए तो अच्छे से एपोलॉजी मिलेगी तुम्हें, तो शुरू करे। ये बोल रुद्र जैसे ही अन्या के करीब बढ़ता है अन्या की आंखें ही उसकी बात सुन हैरानी से फैल जाती हैं। वो आगे क्या होगा इसके बारे में सोच डर से अपना चेहरा पीछे कर रुद्र को खुद से धक्का देने की कोशिश करते हुए हड़बड़ाहट में कहती है, नहीं नहीं, मुझे कोई एपोलॉजी नहीं चाहिए आपसे, अपनी एपोलॉजी अपने पास रखे। रुद्र अन्या का घबराया हुआ चेहरा देख काफी हंसी आ रही थी, लेकिन वो फिर भी अपने हंसी को छुपा काफी मासूम बन कहता है, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था वाइफ। अब रुद्र राय चौहान अपनी बात से पीछे थोड़ी हट सकता है, मुझे एपोलॉजी मांगनी है तुमसे। अन्या उसकी बात सुन खुद का सिर मानो पीट लेती है। वो मन में सोच रही थी कि ये आदमी उसकी बात का मतलब भी अपने पक्ष में कैसे ले, ये उससे अच्छे से आता है। अपनी बात पर अब उससे पछतावा हो रहा था, पर साथ ही रुद्र के इतना करीब होने से अन्या के दिल में एक हलचल सी होने लगी और पूरे शरीर में एक अलग से एहसास ने जगह बना ली। उसके जज्बात जैसे उसके ही काबू में नहीं थे। ये सब देख अन्या खुद को काबू कर कुछ सोचते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए मासूम चेहरा बना थोड़ा प्यार से कहती है, छोड़े मुझे प्लीज, मुझे नीचे भी जाना है, सब मेरा वेट कर रहे होंगे, बहुत लेट हो गया है प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अन्या की रिक्वेस्ट करते देख रुद्र अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर देता है। अन्या ये देख फुर्ती से उसके बाहों से निकल जैसी ही जाने को होती है कि रुद्र पीछे से उसकी कमर पकड़ खुद के करीब कर उसके कानों में फुसफुसते हुए कहता है, अभी तो छोड़ दिया वाइफी, पर नेक्स्ट टाइम क्या पता ये मौका मिला या ना मिले तुम्हें, इसलिए भी प्रिपेयर्ड। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रुद्र अन्या के कानों पर हल्का सा बाइट कर अपनी पकड़ ढीली कर देता है। अन्या को अपने धड़कनों को काबू में करने की कोशिश में थी, वो जल्दी से उसकी पकड़ से आज़ाद होकर वॉशरूम में घुस दरवाजा बंद कर देती है और रुद्र उसकी ये हरकत देख मुस्कुरा देता है। फिर वो भी तैयार होने के लिए चला जाता है। अन्या के वॉशरूम से बाहर आने से पहले ही रुद्र नीचे आ गया था और सीधा डाइनिंग एरिया पर जाती है, जहाँ एक अलग ही नज़ारा था। आज दिग्विजय जी वहाँ नहीं थे क्योंकि कल की वजह से उन्हें काफ़ी थकान हो चुकी थी, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे। आकाश भी कहीं बाहर गए थे। वहाँ सिर्फ वो चार ही थे, पर उनकी हालत सच में किसी भूखे चूहे के जैसी थी। सब अपने खाने में ऐसे मगन थे कि आज से पहले उन्होंने खाना खाया नहीं, खासकर रेहान और शौर्य बेचारा का कल का अनशन काफ़ी मुश्किल बिता था। रुद्र उन्हें एक नज़र देख चुपचाप अपनी जगह बैठ जाता है। एक नौकर उसे कॉफ़ी और नाश्ता सर्व करता है।
रेहान रुद्र को देख खुशी से अपने मुंह में ढेर सारा खाना भर जल्दी से उसके गले लगते हुए कहता है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमारी बात मान, भाभी को एक दिन में घर ले आए, वरना ये अनशन और एक दिन चलता तो मैं कहीं विलुप्त न हो जाता है। यू आर सो स्वीट। रुद्र उसकी हरकतों को घूर गुस्से में अपने कंधे झटक उसे खुद से दूर करता है। रेहान का मुंह ही बन जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद को अपने खाना को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझ वापस से अपने खाने में लग जाता है और रुद्र उसे घूर कॉफी में पीने में लग जाता है। तभी अभय अपना सैंडविच खाते हुए कहता है, वैसे यार हम सब ने तुझे भाभी को इज्जत के साथ लाने को कहा था, ये नहीं कि तू आधी रात को गुंडों की तरह उनके घर पर धावा बोल चोरों की तरह उन्हें उठा कर ले आए। अभय की बात सुन सब रुद्र को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं कि क्या ये सच है, क्योंकि उन्हें ये सब नहीं पता था और अभय को भी जियान से ही कुछ देर पहले ये सब पता चला था, जिसे सुन एक पल तो उसे गुस्सा आया, फिर उसकी हरकत देख उसे हंसी आ गई, क्योंकि इतने सालों में रुद्र नहीं बदला। बचपन में भी अगर कोई उसकी चीज अपने पास रख लेता तो वो उसके भी घर में इसी तरह घुसकर अपनी चीज वापस लेकर आता था, क्योंकि जो रुद्र राय चौहान का वो उसी का है। ये सब सोच अभय को तो अन्या के लिए कुछ बुरा फील होता। बेचारी रुद्र बिना उनकी तरफ देखे अपनी जगह से खड़ा होते हुए बेपरवाही से कहता है, अगर इज्जत से लाने का वेट करता तो तुम सब यहाँ खाना नहीं खा रहे होते। इतना बोल रुद्र वहां से निकल जाता है। उसकी बात सुन शौर्य के मुंह का निवाला उसके मुंह ही अटक जाता है। वो जल्दी से पानी के घुट लेते हुए नाराजगी से कहता है, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। सब उसकी बात पर सहमति दिलाते हैं। सबको लगा था कि अन्या के आने के बाद कुछ बदलेगा, उसके अंदर कुछ नरमी आएगी, लेकिन नहीं, वो अब भी बेसिल जैसा ही है। रुद्र ऑफिस चला जाता है और बाकी सब अन्या से मिलकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अन्या दिग्विजय जी की हालत देख पहले तो उन पर नाराज होती है, फिर खुद ही गिल्ट महसूस करती है, आखिर उसकी वजह से ही तो उन्हें ये सब झेलना पड़ा। दिग्विजय अन्या को वापस अपने घर में देख काफी खुश थे। उन्होंने कौशल्या की पुनातिथि की सारी जिम्मेदारी उससे सौंप दी और खुद निश्चिंत हो गए। अन्या के लिए ये सब नया था, इसलिए उसे काफी डर सा लग रहा था, लेकिन वो अपने पूरे लगन से कोशिशों में लगी थी। वो पूरा दिन तैयारियों में जुटी रही। आकाश जी भी काफी खुश थे अन्या को वापस देख। उन्होंने अन्या को अपने कमरे में बुलाया। अन्या कमरे का दरवाजा नोक करते हुए अंदर आती है तो आकाश जी उसे देख खुश होते हुए उसके सिर पर हाथ रख कहते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी वापस अपने घर आ गई, फिर कभी मत जाना, तुम्हारे बिना अब ये घर घर नहीं लगता बेटा। अन्या भी उनकी बात सुन मुस्कुराते हाँ में सिर हिला देती है और उनसे सवाल करते हुए कहती है, डैड आपने मुझे बुलाया था? कुछ काम था। वैसे मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है और साथ ही पंडित जी से भी बात कर ली। वो वक्त पर आ जाएगा और दान का सामान भी सब देख लिया है और भोग में भी माँ के पसंद के पकवान मैं खुद सुबह बना लूंगी। और अन्या को एक के बाद एक सारी बातें सुन आकाश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस बस बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुमने सब अपने निगरानी में बेहतरीन ही किया होगा। मैं यहाँ तुमसे तैयारियों का जायजा लेने नहीं बुलाया हूँ, बल्कि एक खास चीज तुम्हें देने के लिए बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। अन्या आकाश जी की बात सुन सवालिया निगाहों से उन्हें देख कहती है, खास चीज क्या डैड? आकाश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक मिनट रुकना। इतना बोल वो अपने अलमारी की तरफ चले जाते हैं। उनके एक अलमीरा की साइड जहां अब भी कौशल्या जी की चीजें काफी सलीके से रखी हुई थी, आकाश जी वहां कुछ ढूंढने लगते हैं। वही अन्या भी क्यूरियसली सब देख रही थी। तभी अन्या की नजर ऊपर वाले सेल्फ के दो एक जैसे दिखने वाले डब्बे पर जाता है। एक डब्बे पर तो रुद्र लिखा था पर दूसरा पर कुछ नहीं। ये देख अन्या के मन में कई सवाल उठने लगे। वो समझ गई कि दूसरा डब्बा जरूर रेहान के नाम का होगा, पर अगर आकाश जी रेहान से अपने दिल से नफरत करते तो ये डब्बा यहाँ नहीं होता। पर जब इन बाप बेटे में ऐसा अनोखा रिश्ता अब भी है तो क्यों ये रिश्ते इतने दूर हैं? अन्या अपने हो सोच में घूम थी कि आकाश जी अपने हाथों में 2 बॉक्स लिए अन्या के पास आते हैं और उसके तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, ये लो, ये तुम्हारे लिए। अन्या सवालिया नजरों से बॉक्स को देख उससे लेकर खोलती है तो एक में काफी भरी जरो कंगन थे और दूसरे में एक काफी लंबा और खूबसूरत ईयररिंग। दिखने में दोनों ही काफी खूबसूरत थे कि एक पल को अन्या उससे छूकर उनकी तरफ आकर्षित हो उठी। फिर कुछ सोचते हुए आकाश से कहती है, काफी खूबसूरत है डैड, लेकिन मैं इसे कैसे रख सकती हूँ? आकाश मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे हैं। अन्या सवालिया निगाहों से आकाश जी को देखती है तो आकाश जी आगे अपने एक यादों में खोए अंदाज में कहते हैं, ये कंगन कौशल्या को पापा ने दिए इस घर की बहू बने पर। फिर जब रुद्र हमारी जिंदगी में आया तो कौशल्या ने इस कंगन को उतार कर रखते हुए कहा कि अब इसके आगे की हकदार मेरी बहू होगी और जब वो आएगी तो मैं उसके मुंह दिखाई में उसे दूंगी। पर अफसोस मेरी कौशल्या अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाई। ये बोलते हुए आकाश जी की आंखें कुछ नम हो गई और अन्या भी उसके जज्बात समझ खामोश सी हो गई। फिर आकाश जी अपने जज्बात को काबू कर अन्या को देखते हुए एक विश्वास से कहते हैं, लेकिन अब मेरी कौशल्या का कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। ये धरोहर उसकी बहू की है जो आज मैंने दे दी।
ये झुमके भी उसने कब से अपनी बहू के लिए रखा था संजोकर, इसलिए इन सब पर तुम्हारा हक है बेटा। अन्या उनकी बात सुन तो अन्या एक खामोश सी हो जाती। नहीं, हक, उसका हक जो अब वक्त के तराजू के नीचे दश रहा है। अन्या के मन में काफी दुविधा थी, लेकिन आकाश के विश्वास और खुशी को देख अन्या कुछ नहीं कहती और उसे रख लेती है। आकाश जी काफी खुश होते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते। नहीं, रात का वक्त अन्या किचन में कामों में लगी थी, तभी मुन्ना दौड़कर उसके पास आते हुए घबराकर कहता है, मैम। वो अन्या जो कि अपने कामों में लगी थी, वो मुन्ना की आवाज में घबराहट सुन उसकी तरफ देख प्यार से पूछती है, मुन्ना क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। मुन्ना अन्या के बोलने पर तुरंत ही कहता है, मैम वो मैं रेहान सर के कमरे की तरफ से आ रहा था तो मैंने देखा कि रेहान सर की शर्ट पर काफी सारे खून के निशान लगे हुए हैं और वो अपना चेहरा छुपाकर कमरे में घर के पीछे के रास्ते से जा रहे थे। अन्या तो खून सुन ही एक पल के लिए सुन पड़ गई, फिर अगले ही पल बिना कोई सवाल लिए जल्दी से भागते हुए हरा बरहत से में रेहान के कमरे की तरफ चली जाती है और तपाक से उसके कमरे के दरवाजा खोल जैसे ही अंदर देखती है तो वो उसके कदम एक पल अंदर देख दागमाग से जाते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान परेशान रह जाती है। वो तेज आवाज में चिल्लाती है, खून रेहान। एपिसोड 67, तविश का दर्द, आन्या की ममता। रात के 8 बजे चौहान मेंशन में एक साथ 3 कार इंटर होती है और बीच वाली कार से जियान निकल जल्दी से पीछे वाला दरवाजा खोलता है। रुद्र अपने फोन में बिजी रहते ही कार से निकलकर जैसे ही घर के अंदर जाने के लिए बढ़ता है कि एक तेज रफ्तार से आती कार जल्दी से घर के आगे रुकती है और उसमें अभय काफी घबराहट के साथ हल्का गुस्सा और फिक्र के मिले जुले भाव लिए बाहर आता है। उसके चेहरे के ऐसे भाव देख रुद्र की भौं आपस में सिकुड़ जाती है। अभय जल्दी से घर के अंदर जाने लगता है तो रुद्र भी तेज कदमों से चल उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ अपने फिक्र भरे लहजे में पूछता है, अभय क्या बात है? तुम इतने जल्दी में क्यों हो? सब ठीक है? रुद्र को रोकता देख अभय उसकी तरफ देख गुस्से और फिक्र के मिले जुले भाव लिए कहता है, मिस्टर गोयल का फोन आया था। उन्होंने बताया कि तविश ने उनके बेटे सियाद को काफी बुरी तरह पीटा जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुन एक पल को रुद्र को भी कुछ हैरानी हुई, क्योंकि तविश जैसा समझदार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? अगर रेहान होता उसकी जगह तो रुद्र को कोई हैरानी नहीं होती। अभय अपनी बात जारी रखते हुए काफी गुस्से कहता है, आज मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से मिस्टर गोयल को एक बार फिर हमारी मां की परवरिश पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। इतना बोल अभय गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। रुद्र भी उसके पीछे आता है। न जाने उसे क्यों मामला कुछ अलग ही साउंड कर रहा था। वही रेहान के कमरे में जब अन्या भागते हुए आती है और अंदर का हाल देखती वो उसके कदम एक पल डगमगा से जाते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान परेशान रह जाती है। वो आंचल की तेज आवाज में चिल्लाती है, खून रेहान। तविश। अंदर तविश बेड पर बैठा था और वही उसके बगल में रेहान मेडिकल बॉक्स लिए बैठा उसे कुछ कह ही रहा था। दोनों की हालत कुछ सही नहीं थी। रेहान के वाइट शर्ट में कुछ खून के छींटे के साथ मिट्टी भी लगी हुई और चेहरे और बाजू पर कुछ चोटें आई थी। वही तविश को रेहान से हल्की ज्यादा चोट आई थी। उसके माथे, हाथों, कंधे और होठ से खून बह रहा था। उसका हाल भी रेहान जैसा था। उन दोनों को देख साफ पता चल रहा था कि किसी से पिटकर और किसको पिटकर आ रहे हैं। रेहान और तविश के कानों में जब अन्या की आवाज पड़ती है तो वो दोनों काफी हड़बड़ा जाते हैं। रेहान जल्दी से खुद की चोटों को छुपाने की कोशिश करते हुए खड़ा होकर अपनी नजरें उससे चुराते हुए कहता है, भाभी आप यहाँ कैसे? अन्या उसकी इस हरकत को गुस्से में डांटे हुए उनके पास आकर उसका चेहरा अपने तरफ कर उसके चोटों को देख कहती है, ये क्या हाल बना रखा है तुमने और तुम दोनों को इतनी चोट कैसे आई? और तुम लोग डॉक्टर के पास जाने की जगह यहाँ चोरों के जैसे अपने चोटों को छुपा रहे हो। अन्या को गुस्सा करते देख रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब सिचुएशन कैसे एक्सप्लेन करे। तभी तविश काफी बेपरवाही से कहता है, कुछ नहीं हुआ है भाभी, हम ठीक है, बस हल्की सी चोट है, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अन्या उसका ऐसे कहने पर फिक्र से कहती है, क्यों जरूरत नहीं है? देखो कितनी चोट आई है, अगर अभय को पता चला तुम्हारे इस हाल के बारे तो वो। तविश रूखेपन से अन्या की बात काटते हुए नीचे देख कहता है, तो वो गुस्सा करेगी भाभी कि मैंने एक बार फिर उन्हें मिस्टर गोयल के सामने शर्मिंदा किया। यहाँ सबको अपनी ही इज्जत और शान की परवाह है, मेरे फीलिंग की तो यहाँ किसको कदर ही नहीं। मुझे अब किसकी जरूरत नहीं है, न ही डॉक्टर की, न ही एक मतलबी बाप की, न ही भाई की जो मेरे दिल की बात कभी समझ ही नहीं पाते, न और किसी की। अन्या उसके ऐसे कहने पर एक पल सुन ही पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तविश के दिल पर दर्द इस कदर हावी हुए का रहा है। वो इशारे में रेहान को देखती है तो रेहान बस अपना सिर झुका लेता है। रेहान शायद तविश की इस वक्त की फीलिंग अच्छे से समझ सकता था। वो जैसे उसका दर्द उसके दर्द के बराबर महसूस कर सकता था।
अन्या एक नज़र दोनों को देख आगे बढ़ तविश के सामने बैठ जाती है और काफी प्यार से उसका झुका हुआ सिर उठाकर एक ममता भरे स्पर्श लिए काफी नर्म भाव से कहती है, ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? अन्या के पूछने पर तविश जैसे खामोश सा हो गया। उसे समझ नहीं आता आखिर वो क्या कहे अन्या से। अन्या उससे खामोश देख मेडिकल बॉक्स से कॉटन में दवा लगाते हुए एक बार फिर प्यार से कहती है, तविश। अन्या के मुंह से अपने नाम पुकारे जाने पर तविश एक नज़र अन्या को देख वापस से अपनी नज़रें झुका लेता है। उसकी आंखों में अन्या के ममता भरे स्पर्श से कुछ बूंदे छलका आई थी। उसे इस कदर शांत देख अब अन्या को अब काफी फिक्र होने लगी। वो अपनी नज़र साइड में खड़े रेहान पर ले जाते हुए कहती है, रेहान तुम तो बता दो क्या हुआ है? तुम दोनों को चोट कैसे लगी और तविश ऐसी बातें क्यों कर रहा है? बोलो रेहान। अन्या के बार बार पूछने पर रेहान अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अन्या के पाँव के पास बैठते हुए कहता है, भाभी मेरे और तविश की लड़ाई हो गई, तविश की स्टेप ब्रदर सियाद के साथ। अन्या शॉकिंगली दोनों को देख कहती है, पर क्यों? अन्या के ये पूछने पर रेहान गुस्से में तविश को देख कहता है, सब इसकी लैला की वजह। मैंने कहा था इसे कि वो लड़की सही नहीं है इसके लिए, पर ये तो मेरी बात सुनने से रहा और सरफिरे आशिक की तरह उसके पीछे पागल हुए फिर रहा था तो मुंह के बल गिरना ही था। रेहान की बात सुन अन्या तविश को देखती है जो चुपचाप वही बैठा हुआ था। अन्या उसके और रेहान की चोट को साफ कर दवा लगते हुए असमंजस में कहती है, पहेलियां मत बुझाओ रेहान, साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है? ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों को ऐसे लड़ाई करनी पड़ी? अन्या की बात सुन रेहान कहता है, भाभी आज जब हम कॉलेज गए थे तो तविश ने अपनी लैला को सियाद के साथ आते हुए जबकि उसने कहा था कि वो आज कॉलेज नहीं आएगी। जब तविश ने उसे इस बात का एक्सप्लेनेशन मांगा तो उस लैला ने काफी घमंड से इतराते हुए तविश की बेइज्जती करते हुए कहा कि वो उससे डेट करने की औकात नहीं रखा क्योंकि सियाद ने उससे ये बता दिया कि वो गोयल परिवार का नाजायज बेटा है और साथ ही आंटी के बारे में कुछ भली बुरी बातें कही, जिसे सुन तविश को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सियाद से कन्फ्रंट करने गया तो धोखे से सियाद ने तविश को अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिटना शुरू कर दिया। मैं भी तविश के गुस्से को देख उसके पीछे पहुंचा तो ये सब देख मुझे भी सियाद और उसके दोस्त पर गुस्सा आ गया और मेरी भी उनके साथ झड़प हो गई। फिर हल्का मुस्कुरा प्राउड से कहता है, लेकिन अंत में जीत हमारी ही हुई भाभी, हम दोनों के आगे उसके 5-6 चुचे टिक नहीं पाए। वो क्या है, हम दोनों हैं ही बेस्ट। उसकी बात सुन अन्या उसके सिर पर हल्की चपत लगाते हुए कहती है, अच्छा बड़े आए बेस्ट वाले, ये नहीं सोचा इस झड़प में तुम दोनों को ज्यादा चोट लग सकती थी या कुछ हो सकता था, क्या जरूरत थी तुम दोनों भिड़ने की? उसकी बात सुन तविश जो शांत था वो तपाक से कहता है, जरूरत थी भाभी, वो हर बार मेरी चीज मुझसे छीन कर मुझे नीचे दिखाता रहे और मैं चुप रहूं। पहले उसकी मॉम ने हमारे मॉम की जगह ली, फिर हमारे डैड को हमसे अलग कर दिया, फिर भाई को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपना वास्ता उस परिवार से तोड़ दे, फिर दुनिया वालों के नज़र में हर वक्त हमें ही दोषी ठहरते हुए वो हर चीज़ हमसे छीन ली जिस पर हमारा हक था। फिर अब मेरा प्यार और न जाने कितनी बार मेरी माँ के दामन पर उसने, मिस्टर गोयल ने और उनकी पत्नी ने कीचड़ लगाया। आखिर मेरी इस दुनिया में न रहने वाली माँ की क्या गलती है? इन सब में क्यों बार बार सब इस कदर उन्हें बेइज्जत करते हैं? हम तो अब उनसे मतलब तक नहीं रखना चाहते, तो फिर क्यों सब हमारे जख्मों को कुरेदते हैं, क्यों? ये बोलते हुए तविश के आंखों ने गुस्से से आंसू तक का फैसला तय कर लिया। उससे पता ही नहीं चला, अन्या को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर क्यों इस परिवार में रिश्तों में दर्द ही लिखा है। वो ऐसे बिखरते रिश्ते नहीं देख पा रही थी। वो जल्दी से तविश के आंखों के आंसू पोंछ प्यार से उसके गाल पर हाथ रख समझते हुए प्यार से कहती है, तविश मेरी बात सुनो, जरूरी नहीं कि सामने वाला जैसा चाहे हम वैसे करे। वो तुम्हें अपनी बातों से चोट पहुंचा चाहे तो हम उन्हें इस बात में कामयाब होने की इज्जत दे। वो लोग सब तुम्हें ऐसे मजबूत बनकर आगे बढ़ता देख अपने जलन में रोकने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन सब की बातों को दिल पर लेकर बैठ जाए। अगर उनके कहने से कुछ बिगड़ रहा है तो तुम ऐसा कुछ करो कि उन्हें वो बिगड़ने का मौका न मिले और ऐसे लड़ झगड़ कर कुछ हासिल नहीं होने वाला। और रही बात उस लैला, ये बोल अन्या मुंह बनते हुए काफी क्यूटली कहती है, वो तो मुझे भी अपनी देवरानी के रूप में पसंद नहीं थी, अच्छा हुआ उस चुड़ैल से तुम्हारा पीछा छूट गया। उसकी बात सुन रेहान खुश होते हुए कहता है ना भाभी, मैं तो शुरू से कह रहा था वो एक नंबर की चुड़ैल है। कैसे? मेरे भोले भाले दोस्त को अपने अदाओं के जाल में फंसा लिया। फिर रेहान लैला की एक्टिंग करते हुए अदाओं के साथ अपने एक साइड के होठ को हल्का बाइट करते हुए अपने आंखों को मटकाते हुए काफी सुरीली आवाज निकलने की कोशिश करते हुए कहता है, तविश बेबी माय बेबी ओ बेबी माय बेबी मूव माय बेबी। उसकी ये नौटंकी देख तविश न चाहते हुए एक पल को मुस्कुरा देखता है और अन्या भी हंस देती है। रेहान फिर उल्टी करने की एक्टिंग करते हुए कहता है, यक, इतना बेबी बेबी सुनकर तो मुझे मेरा दोस्त प्रम पर नजर आने लगा था, वो भी निप्पल वाली दूध की बोतल के साथ।
तविश ये सुन मुंह बनते हुए रेहान के हाथों पर जानबूझकर वहां मरता है जहां उसे चोट लगी हुई थी। रेहान की आह निकल जाती है। वो गुस्से से तविश को घूर कहता है, आह, तू मुझे मारा रहा है जबकि एक मैं ही था तेरे साथ। अब देख, कल मैं तुझे वही नमूनी के पास छोड़ आऊं, फिर करते रहे साथ में बेबी। माय बेबी, बेबी, ओह बेबी, ली बेबी, छी बेबी, उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए रेहान गुस्से में कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस जाता है और अन्या और रेहान उसकी नौटंकी पर हंस देते हैं। तभी रेहान अन्या को देख अचानक उसके गोद में सिर रख हल्क इमोशनल हुए कहता है, थैंक यू भाभी, मुझे इतने प्यार से समझने के लिए। पता है, आज फिर काफ़ी वक्त के बाद मुझे किसी ने माँ के जैसे संभाला, मुझे हौसला दिया। जनता हूँ भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो मुझे उन सब से दूर रहने को बार बार कहते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, लेकिन हर बार उनका वो प्यार मिस्टर गोयल के लिए गुस्से पर हावी हो जाता है। अन्या उसकी बात मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तो तुम उसे एक टाइट हक कर लेना जिससे एक पल में उसका गुस्सा छू हो जाए हैं। तभी बाथरूम से आवाज आती है, ये मेरा फॉर्मूला है अपने बेदिल भाई को पाटने का। तू जा अपने लैला के जैसे ओ बेबी, आह बेबी कर अभय भाई के सामने, यही तुझ पर सूट करता है। रेहान की ये बातूनी बातें सुन तविश का तो मुंह बन जाता है और अन्या की हंसी छूट जाती है। वो हंसते हुए तविश को फ्रेश होने का बोल वहां से चली जाती है और तविश गुस्से में अचानक ही बाथरूम घुस रेहान जो अभी बाथटब के सामने खड़ा था उसका मुंह पानी में डाल देता है। वही खिड़की के पास खड़ा अभय अंदर हुई सारी बात सुन सारे जज्बात देख बिना कुछ कहे वहां से बाहर चला जाता है। रुद्र ने भी सब देख लिया और सुन लिया था। वो भी कुछ सोचते हुए अभय के पीछे चला जाता है। अभय गार्डन में बिल्कुल शांत खड़ा एकटक बदलों में छुपे चांद को देख रहा था। एपिसोड 68 नायाब हीरा। अभय कमरे के अंदर हुई सारी बातें सुन चुपचाप वहां से निकल जाता है। रुद्र भी अभय के साथ ही था, इसलिए अभय के दिल का हाल उससे छुपा नहीं था। वो भी जानता था कि इस वक्त उसके सबसे समझदार दोस्त के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, कितनी हलचल होगी। कभी वो खुद को दोषी ठहरा रहा होगा तो कभी हालत को, तो कभी अपने किस्मत को जहां उसके लिए सिर्फ लड़ना लिखा था। कहीं न कहीं रुद्र भी कभी इसी फीलिंग से गुजरता था, इसलिए वो भी बिना कुछ उसके पास चला जाता है। अभय गार्डन में बिल्कुल शांत खड़ा एकटक बदलों में छुपे चांद को देख रहा था। रुद्र भी ठीक उसके बगल में खड़े उसे की तरह ऊपर देखते हुए अपने पॉकेट में हाथ रखे खोए अंदाज में कहता है, वक्त, हालत और अपनों से लड़ते लड़ते सबने पत्थर सा समझ लिया है। उसकी बात सुनकर अभय भी बस बदलों में छुपे चांद को तलाशते हुए कहता है, और सब ये भी भूल गए हैं कि हर पत्थर बनी चीज कठोर नहीं होती, खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए बस पत्थर का आकार ले रखा होता है। उसकी बात सुन रुद्र भी खामोश हो जाता है। दोनों दोस्त काफी वक्त तक यूं ही खामोश रहते हैं। उनकी बातों से ज्यादा उनकी खामोशी उन्हें एक दूसरे के साथ का हौसला देती थी। कुछ पल में अभय काफी हद तक नॉर्मल हो चुका था। वो अपने बगल में खड़े रुद्र को देख कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे पता है आज मुझे तुझसे बहुत जलन महसूस हो रही है। ये सुन रुद्र अपनी भौं सिकुड़ो उसे देख बेपरवाही से कहता है, जलन, वो भी तुम्हें? ये डिपार्टमेंट तो शौर्य का था। उसकी बात सुन अभय हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ये तो है, लेकिन आज मुझे भी इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने का मन कर रहा है क्योंकि आज तेरे पास वो हीरा है जिसे देख शौर्य क्या कोई भी जल जाए। हीरा सुन रुद्र उसे सावलिया निगाहों से देख कहता है, हीरा। अभय मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रख एक आंखों में खुशी लिए कहता है, हाँ यार हीरा, भाभी तेरे पास वो नायाब हीरे की तरह है जिसकी चमक हम सबकी जिंदगी में खुशियों की रोशनी भर देती है। फिर हल्का मुंह बनाकर आगे कहता है, और एक तू है जिसे उसकी कदर ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तू जब तक कदर करना सीखे कोई उससे पहले तेरे नायाब हीरे को कोई चुरा कर ले जाए तेरे से। अभय की बातें तो गोल गोल थी, लेकिन वो सारे शब्द सीधे रुद्र के दिल में हलचल पैदा करने के लिए काफी था। वो अपने ही सोच में गुम हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही बेचनी की रेखा खींच चुकी थी जिसे अभय मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, यही तो चाहता था मैं, तेरे अंदर वो डर आए जिससे तू अब तक बेखबर बैठा है। किसको खोने का डर? वो भी उससे जिसके बिना अब तू अपनी लाइफ इमेजिन न कर सके। महसूस कर वो एहसास हो तेरे अंदर है भाभी के लिए, क्योंकि यही एहसास की बेचैनी तुझे वो करा जाएगी जो तूने कभी सोचा भी ना हो। अभय रुद्र को ऐसे सोच और बेचनी के बीच जूझता छोड़ वहां से निकल जाता है। रुद्र ने न जाने कितने ही पल ऐसे ही अपने अंदर उठ रहे जज्बातों से लड़ने में बिता दिए। वही अन्या ने सबको खाना खिलाया और रेहान और तविश के लिए खुद खाना लिए उनके कमरे में गई। रेहान तो खाना देख किसी की परवाह किए खाने पर टूट पड़ा, लेकिन तविश ने खाने से मना कर दिया। ये देख अन्या ने खुद आगे बढ़ उससे प्यार से अपने हाथों से खिलाया। ये देख रेहान का मुंह ही बन गया। वो छोटे बच्चे की तरह तविश से इस बात के लिए भी झगड़ रहा था और अन्या उनकी ये नोकझोंक देख मुस्कुरा रही थी। वो जानती है ये सब रेहान इसलिए कर रहा था ताकि तविश अपने दर्द को याद ही न कर पाए।
रुद्र अब तक बाहर गार्डन में ही था, तभी उससे अमन का फोन आता है जो क्लाइंट के बारे में उसे बता रहा था। उस क्लाइंट की फाइल उसके स्टडी रूम में होने के कारण रुद्र उसे 10 मिनट में बताने का बोल फोन रख देता है और घर के अंदर जाने लगता है। रुद्र का ध्यान इस वक्त अपने फोन में था, तभी हॉल से गुजरते वक्त रुद्र का ध्यान चूड़ियों की खनक की आवाज पर पड़ती है, जिससे उसकी निगाहें खुद ब खुद किचन से आती अन्या पर चली जाती हैं। अन्या के हाथों में एक ट्रे था जिसे लिए वो कहीं जा रही थी। उसने अपने बाल इस वक्त एक जुड़े में बंद रखा था, पर कुछ लट आगे पीछे निकल उसके कभी कंधे पर झूल रही तो कभी उसके गालों को सहला रही थी। रुद्र उसमें खोता हुआ सब कुछ भूल उसकी तरफ चल पड़ा। अन्या दादाजी के कमरे में आती है और डांटे हुए कहती है, ये क्या दादाजी, ये कोई समय है पेपर्स चेक करने का? रात को नॉर्मल लोग सोया करते हैं, पर यहाँ के लोगों को सिर्फ काम ही दिखता है, क्या दिन क्या रात। अन्या का इशारा साफ तौर पर रुद्र पर ही था, जिसे दिग्विजय जी बखूबी समझ रहे थे। अन्या बोलते हुए ट्रे टेबल पर रख उसमें से दूध का ग्लास लिए दिग्विजय जी के हाथ में देती है और साथ ही उनके पेपर्स को लेकर साइड में रख देती है। दिग्विजय जी उसकी ये मीठी डांट सुन हंसते हुए कहते, हम तो बस यूं ही खो लिया, अब इस उम्र में जल्दी नींद कहाँ आती है, और जब तक आप हमें हक से डांट कर सोने का न बोले तब तक और नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। अन्या हल्का गुस्सा करते हुए पूछती है, अच्छा, इसका मतलब है कि आपने अपनी रात वाली दवाई भी नहीं ली होगी। दिग्विजय जी उसकी बात सुन अपनी नजरें चुराते हुए कहते हैं, हम तो बस खाने ही वाले थे। अन्या उनकी बात सुन एक नज़र उन्हें अपनी भौएं चढ़ते हुए घूरती है, फिर अलमीरा से उनकी दवा लिए उन्हें देते हुए कहती है, वो तो मुझे पता है दादाजी, आप दिन ब दिन अपने सेहत के लिए लपराह होते जा रहे हैं। दिग्विजय जी अपनी दवा लेकर हंसते हुए कहते हैं, हम लापरवाह नहीं हुए बेटा, आपने हमारी आदत बिगाड़ दी है। अन्या एक नज़र दिग्विजय जी को घूर हल्का मुस्कुरा देती है, फिर उन्हें लिटाते हुए कहती है, चलिए दादाजी, रात बहुत हो गई है, सो जाए आप अब, कल सुबह हम माँ की पूजा में भी जाना है। उसकी बात सुन दिग्विजय जी भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं और बेड पर लेट जाते हैं। अन्या उनका कमल ठीक कर कमरे की लाइट ऑफ करते हुए वो लिए वापस कमरे से बाहर आ जाती है। वही रुद्र जो खिड़की के पास खड़ा हुए अन्या की वो झूठी डांट दादाजी को पढ़ते देख मुस्कुरा रहा था। उसे अन्या का खुद के परिवार का इतना ख्याल रखना बिना किसी स्वार्थ के काफी अच्छा लग रहा था। वो इस वक्त काफी प्यार से अन्या को चोरी चोरी चुपके निहार रहा था। वो जहाँ जाती रुद्र भी उसके पीछे जैसे खींचे चला जाता। उसकी वो खनक रुद्र को एक सुंदर राग जैसे लग रही थी, उससे आती खुशबू उसके रोम रोम को एक अलग ही फीलिंग दे रही थी। अन्या इस बात से बेखबर ऊपर आती है और रेहान और तविश को अच्छे से ब्लैंकेट उल्टी है और अपने ट्रे में रखा आइस पैक लेकर तविश के कंधे पर रखा एक तकिया लगा देती है और कमरे से जाते हुए लाइट ऑफ कर देती है। रुद्र ने भी अन्या के पीछे चोरी चुपके उसकी हर छोटी छोटी जरूरत परवाह देख रहा था। उसके मन में इस वक्त दादाजी के कहे एक वक्त की बात आ रही थी। रुद्र घर बिना किसी औरत के बिल्कुल एक वीरान हवेली जैसा हो जाता है, जहाँ लोग तो रहते हैं पर रौनक नहीं। उद्धरण चिन्ह। उनकी कहे शब्द आज रुद्र को एक हकीकत से रूबरू करा रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो आज जैसे इस बात पर भरोसा करने लगेगा। दादाजी ने अन्या से शादी के वक्त रुद्र को समझते हुए कहा था, अगर आपका साथी आपको बिना किसी शिकायत के सच्चे दिल से अपनाए और निस्वार्थ रूप से आपका साथ दे, आपसे जुड़ी हुई हर चीज को वही प्यार और सम्मान दे जिसका हक हो और बदले में शिकायत न रखे, तो समझ जाना यही आपका सच्चा जीवन साथी है, जिसके लिए आप खुद बदल जाओ और आपको पता भी न चले। उद्धरण चिन्ह। ये सारे शब्द आज रुद्र का हर रूप में सच्चे होते नजर आ रहे थे। वो अन्या को देख बस खुसा गया। वो अपने खोए हुए अंदाज में अपने कदम जैसे ही अन्या के पास जाने को बढ़ाता है कि उसकी पॉकेट में उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है, जिसमें वो सेंस में आते हुए कुछ नाराजगी से अपना फोन निकल उसमें आ रहे कॉल को एक नज़र घूरते हुए वहां से चला जाता है। अन्या सब काम निपटा कर जैसे ही अपने कमरे में जाने को हुई कि उससे आकाश जी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसे सुन अन्या झट से उनके कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वही रुद्र स्टडी रूम में अपने फाइलों में जो कब से उलझा हुआ था, वो अपना काम फाइनली खत्म कर जैसे ही अपना सिर उठता है तो उसकी नज़र वक्त पर चली जाती है, जिसे देख उससे कोई हैरानी नहीं हुई। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। रात अपनी घड़ी काट सुबह की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। ये सब देख रुद्र थके हुए अंदाज में चलकर अपने कमरे में आता है और बिना कोई आवाज़ किए अन्या के दूसरे आकर लेट जाता है। लेट तो जाता, पर उसके दिमाग में चल रही बातें उससे सोने की इज्जत नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में अब भी अभय की कही बातें गूंज रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि तू जब तक कदर करना सीखी कोई उससे पहले तेरे नायाब हीरे को कोई चुरा कर ले जाए तेरे से। उद्धरण चिन्ह। जिससे सोच सोच कर वो काफी बेचैन सा हो गया था। रुद्र अपनी बेचैन दिल को शांत करने के लिए इधर उधर करवट लिए शांत करने की कोशिश करता है।
वो अन्या की तरफ मुड़ा ही था कि अन्या भी उसी समय उसकी तरफ मुड़ उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है, जिससे देख रुद्र की नजरें अपने हाथ के ऊपर रखे अन्या के हाथों से होते हुए उसके मासूम चेहरे पर चली जाती, जिसे एक नज़र देखने भर से रुद्र का बेचैन दिल शांत हो गया। उसके हाथों के स्पर्श भर से रुद्र को सुकून का एहसास होता है और साथ ही एक भरोसे का भी। वो भी आगे बढ़ अन्या का हाथ काश कर थम थोड़ा तरफ खिसक उसके करीब बढ़ता है और काफी प्यार से अन्या को देखते देखते सो जाता है। जैसे ही रुद्र की आंखें नींद में डूब जाती हैं, वैसे ही अन्या की आंखें खुल जाती हैं। सबसे पहले नजर उससे अपने सामने रुद्र का वो शांत चेहरा दिखता है, फिर अपने हाथों में उसका कसकर थमा हाथ। एक पल को अन्या को लगता है कि वो कोई सपना देख रही है जिससे वो हर पल जीना चाहती है, लेकिन अगले ही पल रुद्र की गहरी सांसों की खुशबू उससे खुद के करीब फील होते हुए उससे एहसास होता है ये सपना नहीं हकीकत है। पर कब तक के लिए, ये सवाल एक बार फिर इस हसीन सपने जैसे पल को जीने से अन्या को जैसे रोक रहा है। एपिसोड 69 कुछ दिल खामोशी और रेहान की तकलीफ। सुबह का वक्त। रुद्र काफी चैन से सो रहा था, उसके चेहरे पर आज नींद में भी काफी दिलकश मुस्कान छाई हुई थी। नींद में किसी के पास होने के आभास से रुद्र अचानक ही अपनी आंखें खोल देता है और सामने देख काफी कठोर आवाज में कहता है, रेहान, ये तुम क्या कर रहे हो? रेहान रुद्र को अचानक आवाज सुन डर और हराबाहट में पीछे हटते हुए जोर की सांस भरते हुए कहता है, क्या भाई ऐसे कोई अचानक जगता है? आपने तो मुझे डरा ही दिया। रुद्र उठकर बेड पर बैठे हुए रेहान को काफी अजीब नजरों से घूर कर कहता है, ये सेम सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम क्या कर रहे थे अभी? रेहान रुद्र की बात सुन काफी एक्साइटेड होते हुए कहता है, भाई आपको पता है आज मैंने दुनिया के 8वें अजूबों की खोज की है। उसकी ऐसी फालतू बात सुन रुद्र उससे इग्नोर करते हुए बेड से खड़ा होते हुए कहता है, ओके। रुद्र का ऐसा फीका रिएक्शन देख रेहान बेड पर से जल्दी नीचे उतर कर रुद्र का रास्ता रोक बच्चों जैसे कहता है, क्या ठीक भाई? आपको नहीं जाना ऐसी क्या चीज है? रुद्र उससे बिना इंटरेस्ट के देख रहा था, लेकिन रेहान ने उसके सारे भावों को इग्नोर कर काफी एक्साइटेड होते हुए आगे कहता है, अगर नहीं भी जाना तो भी मैं बता कर रहूंगा। ये बोल रेहान थोड़ा रुद्र के चेहरे के पास झुक अपना हाथ उसके होठों के पास ले जाता है, जिसे देख रुद्र अजीब नजरों से उसे देख उखड़े हुए लहजे में कहता है, रेहान ये क्या कर रहे हो? दूर हटो। रेहान अपने उंगलियों से उसके होठों को नाप एक स्माइल का साइन बनाकर रुद्र को इशारा करते हुए कहता है, ये। रुद्र उसकी हरकतों को सवालिया निगाहों से देखता है। रेहान खुशी से उस साइन को रुद्र को दिखाते हुए कहता है, ये देखो भाई, ये है दुनिया का 8वां अजूबा, आपकी स्माइल जिसे शायद आज तक किसी ने न देखा हो। आपको पता है जब मैं कमरे में आया तो मैंने देखा कि आप नींद में भी मुस्कुरा रहे हो। मुझे तो अपनी आंखों को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैं जैसे ही आपके स्माइल के करीब पहुंचा आपने अपनी आंखें खोल दी। रेहान अपने उंगलियों से स्माइल साइन बनाकर उसे दिखाकर खुशी से कहता है, लेकिन मैंने इसे कैद कर लिया, अब मैं ये बात सबको बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रेहान खुशी से उछलते हुए जाने लगता है। रेहान उसकी वे सिर पैर की बात सुन अपना सिर झटक जैसे ही आगे बढ़ने हैं, रेहान वापस से उसके सामने आ धमकता है, जिसे देख रुद्र चिढ़ते हुए उस पर फूटने ही वाला होता है कि रेहान जल्दी जल्दी में बोलना शुरू करता है, भाई मुझे पता है आप अभी मुझ पर बरसाने वाले हो, लेकिन उससे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैं यहाँ क्यों आया था। फिर सोफे पर रखे कुर्ते की ओर इशारा करते हुए कहता है, भाई ये भाभी आपके लिए आज के पूजा वाले कपड़े निकाल कर गई है, आप तैयार होकर जल्दी से मंदिर पहुँच जाना। दीनू बाबा और उनके बेटे मंदिर जा चुके हैं, मैं और तविश भी अभी निकल रहे हैं, और रही बात भाभी की तो वो सुबह सुबह ही चली गई और जाते हुए आपको ये संदेश देने को बोल कर गई कि आपको मैं उठा दूं, क्योंकि आप कल रात देर से सोए थे, इसलिए भाभी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ओके बाय, अब मैं भी चलता हूँ। इतना बोल रेहान लंबी लंबी सांस लेने लगता है। बेचारा रुद्र के गुस्से से बचने के लिए सारी बात एक सांस में जो चुका था। रेहान अपनी बात खत्म जैसे ही भागते हुए कमरे से बाहर जाने को हुआ कि उसके कानों में रुद्र की आवाज पड़ती है, रेहान। रेहान के कदम रुक जाते हैं। रेहान अपने आंखें मिचकर खुद से कहता है, फंस गया मैं, बचा लेना भगवान। रेहान जैसे ही खुद के लिए सेफ्टी मान मुड़ता है कि उससे बिल्कुल अपने सामने रुद्र दिखाई देता है, जिसे देख रेहान मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ 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 भाई। रुद्र एक नज़र बिना भाव के रेहान को घूरता है, फिर आगे बढ़ उसे अपने गले से लगा लेता है। एक पल तो रेहान दांग ही रह जाता है रुद्र के गले लगने से, फिर वो भी रुद्र को कसकर हक कर लेता है। एक पल बाद रुद्र रेहान से अलग होकर उसके गाल पर हल्का थपथपते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे रेहान। ये सुन रेहान की आंखों में नमी छलका आती है, आज उसका जन्मदिन है, ये बात तो वो एक पल के लिए भूल ही गया था। रेहान अपना जन्मदिन नहीं मानता, क्योंकि इस दिन से उसकी सिर्फ दर्द की यादें हैं।
सिवाय परिवार वालों को वो किसका विश भी एक्सेप्ट नहीं करता था। अगर कोई फ्रेंड उससे गलती से विश कर दे तो हर पल दूसरों को खुशी देने वाले रेहान का एक अलग ही रूप लोगों को देखने को मिलता था। रेहान रुद्र के विश करने में एक दर्द भरी मुस्कान बिखरने की कोशिश करते हुए कहता है, थैंक यू भाई। उसका वो दर्द देख रुद्र को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो प्यार से उसके सिर के बाल बिगाड़ कहता है, तुम चलो मंदिर में आता हूँ। फिर एक कदम चल रुक कर वापस रेहान को देख उसके तरफ कुछ फेंकते हुए कहता है, और शायद जल्दी पहुंचने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। इतना बोल वो वॉशरूम में चला जाता है। रेहान अपने हाथ में रुद्र की दी हुई चीज को देख मुस्कुरा देता है, फिर जल्दी से नीचे जाता है। तविश जो कब से उसका वेट कर रहा था वो गुस्से में कहता है, क्या यार कहाँ रह गया था, हम लेट हो गए हैं, चल अब जल्दी। इतना बोल तविश जैसे ही कार की तरफ बढ़ने लगता है तो रेहान उससे रोकते हुए कहता हूँ चलेंगे घोचू, लेकिन इसमें नहीं। फिर अपने हाथ में रुद्र की दी हुई चाबी के बटन दबाया है तो दूसरे साइड खड़ी एक ब्रांड न्यू ब्लू स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। इसमें तविश उस कार को देख हैरानी से कहता है, OMG, ये तो वही कार है जिससे हमने 2 दिन पहले मैगजीन में देखा। ये अभी अभी 1 हफ्ते पहले सिर्फ न्यूयॉर्क में ही लॉन्च हुई है और तूने कहा था कि तू रुद्र भाई से इस कार के बारे में बोलेगा, तूने बात भी कर ली इतनी जल्दी। वाओ सुपर्ब। तविश उस कार को देख काफी एक्साइटेड हो गया था। रेहान उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए मन में कहता है, मैंने ख्वाहिश जाहिर तो नहीं की, पर फिर भी भाई मेरे कुछ कहने से पहले ही वो पूरा कर देते हैं। लव यू भाई। इतना सोच रेहान खुश होते हुए टशन में कार में बैठ तेज रफ्तार से वहां से निकल जाता है। सारा चौहान परिवार मंदिर पहुंच चुका था। ये देवी माँ का पुराना और काफी खूबसूरत मंदिर था। कौशल्या जी की बरसी की पूजा हर साल यही होती थी। ब्राह्मणों के लिए भोग, गरीबों में दान, ये सारे रस्में विधि होती है। पहले तो ये सारी तैयारी हर साल आकाश जी खुद करवाते थे अपनी निगरानी में, क्योंकि उन्हें किसी पे भरोसा नहीं हुआ करता था। पर इस बार उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी अन्या को खुशी खुशी सौंप निश्चित रूप से खुश थे। इस पूजा में कुछ करीबी लोग भी आया करते थे, जैसे रुद्र के दोस्त दिग्विजय जी के कुछ खास करीबी लोग थे। रुद्र भी जल्दी ही मंदिर पहुंच गया। जियान के साथ आते ही सबसे पहले देवी माँ की मूर्त और अपनी माँ की तस्वीर के आगे सिर झुकाया, फिर दादाजी के पैर छुए। अभय और शौर्य भी आ चुके थे और सब रुद्र के गले मिल उससे बातों में लगे थे। सब पूजा के मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। रुद्र अपनी पैनी नजरों से अपने आसपास देख रहा था। उसने सबको देख लिया था, लेकिन अब तक उससे अन्या कहीं दिखाई नहीं दी थी। वो काफी देर से उसे ही तलाश कर रहा था, पर वो एक बार भी उसे नहीं दिखी। रुद्र बेचारा किसी से पूछ भी नहीं पा रहा था इस बारे में। अभय उसकी मनोदशा जान मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने आसपास देख खोजने वाले अंदाज में कहता है, यार रुद्र भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तुमने देखा क्या? रुद्र उसके ऐसे पूछने पर अभय को एक नज़र घूरकर कठोर लहजे में कहता है, नहीं, मुझे जरूरत नहीं। तभी शौर्य तपाक से कहता है, पर मैंने देखा है, बेचारी सुबह से पूजा और भोग के कामों में इधर उधर फिर रही है। मैंने कहा भी इतनी सारे नौकर हैं, आप उन्हें करने दो, लेकिन नहीं, वो कहती है ये सब खुद कर उन्हें खुशी मिलती है और खुद को कौशल्या माँ के करीब महसूस करती है। शौर्य की बात रुद्र काफी ध्यान से सुन रहा था। उससे अन्या का ये लगन देख अंदर ही अंदर काफी अच्छा लग रहा था। वो और बेचैन नजरों से उसे तलाश करता है कि अभय कहता है, लेकिन अभी कहाँ है, कब से नहीं देखा भा। वो इतना ही कहता कि पीछे उन्हें एक आवाज आती है, कौन कहाँ है, किसी बातें हो रही है बॉयज। उस आवाज को सुन शौर्य और अभय तो पलट कर देखते हैं, पर रुद्र उससे तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस आवाज को पहचानता था। सामने समयारा खड़ी थी। आज उसने काफी डिसेंट दिखने के लिए एक स्लीवलेस व्हाइट एंड क्रीम कलर का सूट पहना था, पर मेकअप में खुद कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हाथों में व्हाइट ट्यूलिप फ्लावर्स का बुक के लिए वो हल्का मुस्कुराते हुए खुद के अदाओं के जाल बिछाते हुए उनके सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए कहती है, किसी की बातें हो रही है यहाँ। शौर्य उसे देख कुछ फ्लिटी अंदाज में अपने बालों में हाल फेरते हुए कहता है, जी आपको देख लिया तो अब बस आपकी ही बातें होगी हमारे दरमियाँ। उसकी बात सुन समयारा खुश होते हुए शर्माने वाले अंदाज में उसके कंधों पर मरते हुए कहा है, क्या शौर्य तुम भी कभी नहीं सुधरोगे, तुम और तुम्हारी बातें। इतना बोल रुद्र बुक्की देते हुए कहती है, रुद्र कैसे हो, ये फ्लावर्स मैं आंटी के लिए लाई हूँ, उन्हें ट्यूलिप बहुत पसंद थे। रुद्र समयारा की बात सुन उन फूलों को लेकर एक नज़र उन्हें देखता है। ये फूल उसके माँ के पसंदीदा फूलों में से एक था। उसके आंखों के सामने वो यादों का मिला आ जाता है, जब वो और उसकी माँ ऐसे ही ट्यूलिप फ्लावर का गार्डन के बीच खेला करते थे। बचपन के वो सुकून के माँ के आंचल में बिताए पल रुद्र के अलग ही दुनिया में ले जाते थे। कुछ उन यादों को याद कर रुद्र कुछ इमोशन हो गया, लेकिन जल्द ही खुद बकाबू कर काफी शांत लहजे में उससे देख कहता है, थैंक्स फॉर फ्लावर समयारा। समयारा रुद्र के मुंह से ये सुन अंदर ही अंदर काफी खुश हो जाती है। आखिर उसका प्लान हो गायब हो गया।
रुद्र का अटेंशन तो उससे इसी बहाने मिल गया। वो अपनी अदाओं के जाल फेंकते हुए कहती है, इट्स माई प्लेस रुद्र, वैसे भी हम दोस्त हैं न, तो ये तो काफी निर्मल सी बात है। रुद्र सम्यारा की बात सुन कुछ कहने के लिए जैसे ही सम्यारा को जैसे ही देखा उसकी नज़र थम सी गई। उसका दिल अपने नॉर्मल ताल से कुछ ज्यादा ही थिरकने लगा और उसके खामोश आंखों में एक साथ काफी जज्बात उमड़ने से लगे। सम्यारा जो रुद्र को ही देख रही थी, उससे उसके आंखों में एक अलग सी चमक देख फूले नहीं समा रही थी। उससे लग रहा था कि ये आंखें आज उसकी खूबसूरती में खो सी गई और रुद्र उससे देखकर ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था, पर उसकी ये खुशी 2 पल में ही टूट सी गई, क्योंकि उसे उसकी निगाहों का रुख खुद की जगह उसके पीछे पड़ती नजर आ रही थी। ये देख समायरा असमंजस में पीछे मुड़ जब रुद्र के निगाहों को फॉलो करते हुए जब देखती है तो उसका तन बदन में जैसे आग सी लग जाती है। रुद्र की निगाहें जिससे निहार रही थी वो और कोई नहीं अन्या थी। आज अन्या ने क्रीम कलर की साड़ी जिसमें रेड बोर्ड था वो पहनी थी, साथ ही क्रीम कलर का 3/4 का ब्लाउज, हाथों में लाई की चूड़ी के साथ वही कौशल्या जी के कागन और कानों में वही लंबे झुमके जो कल आकाश जी ने दिए थे। गले में सिर्फ रुद्र के नाम का मंगलसूत्र और खुले लंबे बालों में सिद्ध मांग में रुद्र के नाम का हल्का सिंदूर, माथे पर बिंदी, चेहरे पर बिल्कुल सादगी का निखार, होठ हल्के गुलाबी। अन्या आज उसकी सादगी में भी चौहान परिवार की बहू होने का रुतब और उसकी खुद के अंदर की शीतलता साफ साफ झलक रही थी। रुद्र तो बस आज उसमें डूब सा जाना चाहता था। अन्या अपने कामों में काफी व्यस्त थी, पर उसकी भी निगाहें 2 पल के लिए रुद्र पर जैसे ठहर सी गई। रुद्र ने भी आज अन्या का ही रखा क्रीम कलर का कुर्ता और पजामा पहना था। रुद्र का कुर्ता और अन्या की साड़ी जैसे खुद में जैसे मैच कर रही हो। वो था तो काफी हैंडसम, पर आज वो भी इस सादगी भरे लुक में एक अलग ही पहचान छोड़ रहा था। दोनों की नज़र आपस में मिली, दोनों के दिल एक दूसरे के आंखों में डूब एक साथ धारक उठे जैसे एक दूसरे से कुछ कह रहे हो। तभी एक स्टाफ के बुलाने पर अन्या का ध्यान टूटा और वो वहां से जल्दी से चली गई और रुद्र के दिल की बात अधूरी सी रह गई। समयारा जिसने इन आंखों में खोई दोनों के जज्बात देख उबाल सी गई थी, उसके टोकने पर भी रुद्र उससे पूरा इग्नोर कर दिया। वो अपने इस नाकामी और गुस्से को लिए वहां से पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। पंडित जी के बुलाने पर सब पूजा वाली जगह पर जाने लगे, लेकिन जहां सबके कदम आगे बढ़ रहे थे वहीं किसी के कदम सबके विपरीत पीछे हट रहे थे। ये और कोई नहीं, रेहान था। वो वहां से हट बिल्कुल मंदिर के अंतिम छोर के एक पेड़ के नीचे जाकर अकेला बैठ जाता है और खामोशी से अपने हाथ में पकड़े एक लॉकेट को देखता रहा था। ये कौशल्या जी का लॉकेट था जो रेहान के जन्म के बाद उन्होंने अपने अंतिम सांसों में रेहान को दिया था। रेहान रोना तो बहुत चाहता था अपनी माँ के उस दर्द में, लेकिन इतने सालों में वो आंसू बहकर जैसे उसके अंदर अब सब सूख चुके थे। जन्म देते ही उसकी माँ उससे छीन ली गई और पिता ने तो कभी बेटा होने पर उसके माथे पर हाथ नहीं फेरा। रेहान पूजा में नहीं जाता था क्योंकि शुरुआत से उस नफरत के बीज ने आकाश जी के अंदर इतने कठोर जहर भर दिया रेहान के प्रति कि उन्होंने रेहान को कभी उस पूजा में शामिल तक नहीं होने दिया। रेहान इन 25 सालों तक वही मंदिर के कानों में बैठ अपनी माँ के लिए आरदश करता। रेहान हर साल की भांति वही बैठा था और अपनी माँ के उस लॉकेट को देख ही रहा था कि किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा। रेहान उस हाथ के स्पर्श को महसूस कर अपनी खाली पड़ी निगाहें उठाकर जैसे ही सामने देखा है। एपिसोड 70 आकाश जी का रियलाइजेशन। रेहान हर साल की भांति वही मंदिर के कोने में बैठा था और अपनी माँ के उस लॉकेट को देख ही रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा। रेहान उस हाथ के स्पर्श को महसूस कर अपनी खाली पड़ी निगाहें उठाकर जैसे ही सामने देखा, एक पल के लिए उसके आंखों में हैरानी छह जाती है, लेकिन आगे पल ही उन्हें आने की वजह सोचकर रेहान उठते हुए काफ शांत लहजे में कहता है, अब क्या मैं यहाँ भी नहीं बैठ सकता? इसमें भी क्या आपको प्रॉब्लम है? अगर है तो मैं चला जाता हूँ, मुझे आज किसी तरह रुसवाई नहीं चाहिए। इतना बोल रेहान जैसे ही जाने लगा कि आकाश जी ने उसका हाथ थाम लिया। रेहान को आज उनके बिहेव में कुछ बदलाव देख काफी हैरानी हुई। आज तक तो वो कभी रेहान को आंख उठा देखा तक नहीं करते, तो इस कदर रोकना तो दूर की बात है। रेहान हैरानी से पीछे मुड़ अपने हाथ को देखता है, फिर आकाश जी को जो उससे वही अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, बैठो मेरे पास, मुझे आज तुमसे कुछ कहना और कुछ बताना भी है। रेहान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है। आकाश जी का आज ऐसे इतना नॉर्मल बिहेवियर देख वो भी उसके लिए काफी शॉकिंग था। रेहान भी बिना कुछ कहे चुपचाप उनकी बात मान वही उनसे कुछ दूरी बनाकर बैठ जाता है। आकाश जी फिर सामने देखते हुए अपनी बात कहना शुरू करते हैं, मैं अपनी कौशल्या से बहुत करता था और करता रहूंगा। जब से पहली नज़र उन पर पड़ी मैंने तब से उन्हें अपनी जीवनसाथी के रूप में देखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी कोई ऐसा मोड़ आएगा कि मुझे इस कदर अकेला वो छोड़कर चली जाएगी। शायद उनसे दूरी मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सब ठीक चल रहा था, मैं तुम्हारी माँ
रुद्र सब अपनी हंसी खुशी जिंदगी में काफी खुश थे। मुझे तो जैसे सब मिल चुका था, लेकिन तुम्हारे आने से कुछ महीने पहले से तुम्हारी माँ आंचल की कुछ बीमार सी हो गई थी। उस बीमारी में उनके बच्चेदानी को काफी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से वो कमजोर हो गई थी। ये बात कौशल्या ने मुझसे और हम सब से छुपा कर रखा। फिर कुछ महीनों में तुम्हारे आने का संदेश हम सब को मिला, जिससे हम सब भी उतने ही खुश हुए जितना हम रुद्र में हुए थे। तुम्हारे हमारे लिए वैसे ही मायने रखते थे। कौशल्या ने वो सब तैयारी शुरू कर दी जो वो रुद्र के आने के वक्त करती थी, और शायद उससे भी ज्यादा। सब ठीक चल रहा था, पर तुम्हारी माँ अंदर से ठीक नहीं थी। वो काफी कमजोर और बीमार रहने लगी थी। मुझे भी इस बात की काफी फिक्र होने लगी। मैं जब भी उन्हें डॉक्टर का कहता, वो मेरी बात हंसकर मुझे टाल देती। शायद वो डरती उस बात से जिससे वो सुनना नहीं चाहती थी। लेकिन एक दिन तुम्हारी माँ अचानक बेहोश हो गई, जिसकी वजह से हम सब टेंशन में उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां हमें पता चला कि उनकी प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशन है और उनकी बच्चेदानी बच्चे को कैरी करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर ने हमें सलाह दी, हम तुम्हें अबॉर्ट कर दे, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें या तुम्हारी माँ दोनों की जान को खतरा हो सकता है। हम सब पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। हम सब के लिए वो घड़ी काफी मुश्किल थी, लेकिन तुम्हारी माँ की जान के आगे हमने डॉक्टर का कहना मान लिया। इस बात से कौशल्या बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने जैसे जिद ठान ली थी वो तुम्हें जन्म देगी, वो अपने बच्चे से जीने का हक नहीं छीनेगी। हमने बहुत समझाया, पर कौशल्या ने हमारी एक नहीं सुनी। वो अपने जिद पर अड़ी रही। तब हमने बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने तुम्हारी माँ की रिपोर्ट देख एक उम्मीद दी कि अगर कुछ इंजेक्शन और दवा और साथ ही प्रॉपर रेस्ट करे तो दोनों के बचने के चांस है। हमें एक उम्मीद देखी, हमने वैसे ही किया। 8वें महीने चढ़ने ही तुम्हारी माँ काफी हद तक रिकवर हो चुकी थी। हम सब काफी खुश थे और बेसब्री से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। मैं कौशल्या को छोड़ इन दिनों में कहीं नहीं चाहता था, लेकिन अचानक एक बोर्ड मीटिंग के सिलसिले में मुझे दिल्ली जाना पड़ा 2 दिन के लिए। उस वक्त पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी जो वो जा पाए। फिर कौशल्या ने मुझे भरोसा दिलाया और काफी समझाया। तब मैं भी हालातों को देख मनमास होकर चला गया। फिर आई वो काली रात जो मुझसे मेरी कौशल्या, पापा से उनकी बहू जैसी बेटी, तुमसे और रुद्र से उनकी माँ छीन ली। उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। तूफान और बारिश का ऐसा मेल था कि सब बहाकर अपने साथ ले जाने को तत्पर थी। पापा भी हॉस्पिटल गए अपने चेकअप के लिए, लेकिन बारिश और तूफान के कारण घर नहीं आ पाए थे। कौशल्या और रुद्र ही सिर्फ घर में थे। तभी अचानक ही कौशल्या के पेट में असहनीय दर्द होने लगा, जिसकी वजह से उससे अकेले ही रुद्र और ड्राइवर के साथ उस बारिश में हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ा। उन घड़ी रुद्र छोटा जरूर था, लेकिन अपनी माँ के प्रति काफी जिम्मेदार था, इसलिए वो भी अपनी माँ की फिक्र में उनके साथ था। मुझे भी इस बात की खबर मिल चुकी थी, लेकिन तूफान आने की वजह से मुंबई की सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं कौशल्या के पास पहुंच सकूं। वही बीतते वक्त के साथ कौशल्या का दर्द बढ़ने लगा, और साथ ही बारिश और तूफान के इस संगम उन्हें हॉस्पिटल जाने से रोक रहे थे। रोड पर पानी भर चुका था, साथ ही सारे रोड ब्लॉक हो चुके, और कौशल्या उस दर्द में बीच मझधार में फंस चुकी थी। वो उसकी दर्द भरी चीख मेरे कानों अब तक गूंज रही थी। वो पल पल खुद से ज्यादा सिर्फ तुम्हारे जीवन की फिक्र में थी। पूरे 7 घंटे कौशल्या ने उस असहनीय दर्द में बिताए, पर जब वो हॉस्पिटल पहुंची तब उसे सांसें धीमी हो चुकी थी। उनका खून भी काफी बह चुका था, जिसकी वजह से उनका तुरंत ऑपरेशन होने का फैसला हुआ। डॉक्टर ने हमें साफ साफ कह दिया था कि आप दोनों का बचाना काफी मुश्किल है, जिसे सुन मेरी दुनिया ही रुक सी गई। मैं भी किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच गया था और बस तुम दोनों की सलामती के दुआएं भगवान से मांग रहा था। वो पल मेरे जिंदगी के सबसे मुश्किल और नाजुक भरे पल थे। सच कहूं तो मैं भगवान से तुमसे ज्यादा अपनी कौशल्या के जीवन की भीख मांग रहा था। उस वक्त मैं एक स्वार्थी पति बन सिर्फ अपने पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन वही मेरी कौशल्या अब भी सिर्फ एक माँ बने जी रही थी। वो अपनी उखड़ती सांसों में बस डॉक्टर से यही कह रही थी कि वो उनकी जगह सिर्फ बच्चे को बचा ले। वो अपनी बच्चे के मौत पर अपनी जिंदगी नहीं चाहती थी, और शायद भगवान को मेरी भागती से ज्यादा एक माँ के ममता पर दया आ गया। उन्होंने तो तुम्हें बचा लिया, लेकिन मेरी कौशल्या को अपने पास बुला लिया। मेरी कौशल्या हम सब छोड़कर जा चुकी थी। उसकी ममता की जीत हुई और मेरे प्यार की हार। जब ये बात मुझे डॉक्टर ने बताई, एक पल मानो मेरी दुनिया ही रुक सी गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कौशल्या मेरे साथ जीने और हर कदम पर साथ चलने के वादे को तोड़ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। उस पल मैंने खुद के जीन की आश छोड़ दी, मानो हर चाह छोड़ दिया। जब डॉक्टर तुम्हें लेकर मेरे पास आए थे और मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तो तुम में मुझे अपनी हार दिख रही थी। मुझे बस ये दिख रहा था कि सिर्फ तुम्हारी वजह से कौशल्या मुझे छोड़कर चली गई। अगर तुम नहीं होते तो मेरी कौशल्या मेरे साथ होती, मेरे पास होती। तुम्हारा वो चेहरा मुझे बस मेरी कौशल्या के दर्द की वजह बन के दिख रहा था।
मेरे अंदर एक गुस्सा था जो नफरत का रूप लिए बैठा था। अगर कौशल्या ने मेरी पहले बात मानकर तुम्हें इस दुनिया में लाने की जिद छोड़ दिया होता तो आज वो मेरे साथ होती। यही सब सोच सोचकर मैं अंदर से टूट चुका था और अपने हर दर्द और तकलीफ की वजह तुम्हें बना बैठा था, क्योंकि तुम्हारे आने से तो मेरी हर खुशी दुखों के रंग में रंग चुकी थी। इतना बोल आकाश जी का गला रूंध गया, उनके आंसू थम नहीं रहे थे। वही रेहान उनके बगल में बैठा ये सारी बात सुनकर वो भी टूट रहा था। उसके आंखों से भी आज वो सारे दर्द महसूस कर आंसू में बदल रहे थे। उसके जहन में बस एक बात चल रही थी, क्या वो सच में अपनी माँ के मौत का जिम्मेदार है? वो सच इतना अभागा है कि वो अपनी माँ की मौत की वजह बन गया? ये सारे सवाल रेहान के अंदर मानो एक खंजर की भांति चुभ रहे थे। आकाश जी के हर नफरत की वजह खुद को पाकर उससे काफी तकलीफ हो रही थी। दोनों बाप बेटे कुछ पल ऐसे ही यशुवों में बीतते हैं, फिर आकाश जी खुद को संभाल कर रेहान की तरफ अपनी दबदाबी निगाहें डालकर देखते हैं। रेहान अपना सिर झुके बस चुपचाप बैठा था। आकाश जी थोड़ा खिसक उसके पास आते हैं और उससे देखते हुए कहते हैं, अपने दुख के विराग में मैं इतना अंधा हो गया था कि अपनी हर खुशी को अपने हाथों से तबाह कर दिया। मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि सबको अपनी दुखों का कारण बना लिया। यहाँ तक कि मैंने रुद्र को भी खुद से अलग कर उसे बाप के होते हुए भी बेसहारा इस अनजान दुनिया में धकेल दिया, लड़ने के लिए, वक्त से पहले बड़ा होने के लिए, उसका बचपन छीन उसे जिम्मेदारी के बोझ में डुबोने के लिए। इतना बोल आकाश अपना हाथ आगे बढ़ते हैं और रेहान के हाथों को अपने हाथ में थाम उससे जकड़कर उन्हें देखते हुए कहते हैं, जिस हाथ को मुझे 25 साल पहले थाम चलना सीखना था, मैंने उन्हें अपने गुस्से में और गिल दबे नफरत में बेसहारा छोड़ दिया। ये बोल आकाश जी रेहान का हाथ अपने माथे से लगाकर भरी गले से कहते, मुझे माफ कर दो रेहान, मैंने अपनी नादानी में तुम्हें दोषी ठहरा दिया जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया। मैं कौशल्या की हर यादों की निर्जीव वस्तु में उन्हें तलाशने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी स्वरूप को ही नहीं पहचान पाया। मेरी कौशल्या के तो असल में सबसे बड़ी निशानी तो तुम और रुद्र हो मेरे पास, लेकिन मैं अंधा इस बात को समझ ही नहीं पाया, और जब किसी ने समझाया तो देखो कितने सारे पल मेरे नादानी से मेरे हाथ फिसल गए। मुझे माफ कर दो बेटा, अपने इस अभागे पिता माफ कर दो। चाहे तो तुम मेरे जितने भी उन 25 सालों की कड़वी बातें के दुगने मुझे सुनना दो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं शिकायत भी नहीं करूँगा, बस अपने पिता को माफ कर दो बेटा। बहुत साल मैंने उस दर्द में बिताए हैं, लेकिन अब मैं वो खुशियों में जीना चाहता हूँ जो मेरी कौशल्या के निशानी में है। हो सके तो मुझे ये हक दे दो, मुझे माफ कर दो। इतना बोल आकाश टूटकर बहने लगे थे। आज उनके 25 साल का गुबार जो निकल रहा था, वही रेहान उसकी बात सुन खुद भी अंदर से टूट के बह रहा। उसके भी आंसू आज बहकर सारे पुरानी वो दर्द भरी यादों को धुला रहे थे। आकाश जी को माफ मंगाता देख और खुद के लिए उनके मुंह से बेटा सुन रेहान अपने जज्बातों को काबू नहीं रख पाया और झट से उनके सीने से का लगा। रेहान की तो बस यही तमन्ना थी उसके पिता उससे नफरत न कर उसे प्यार के दो बोल बोले, जो आज उसके सपनों जैसी हकीकत सच होते नजर आ रही थी। रेहान अपने दिल का गुब्बारा निकल अपने लड़खाते लफ्जों में बच्चों के जैसे सुबकते हुए कहता है, आई मिस यू डैड, आई मिस यू। आकाश जी भी अपने बेटे को सीने से लगाकर एक सुकून पाते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, सॉरी बेटा, अपनी नादानी में तुम्हें ऐसे पल मेरी वजह से देखने को मिले, सॉरी। फिर अपने मन में आकाश जी कहते हैं, मुझे माफ करना कौशल्या, तुमसे प्यार करने का दावा करते रहा और तुम्हारे प्यार से भी अनमोल निशानी को संभाल नहीं पाया। तुमने तो मुझ पर विश्वास कर अपनी जिंदगी से खेल अपने निशानी को जन्म दिया था कि तुम्हारे जाने के बाद मैं संभालूंगा, पर मैं नाकाम रहा। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ देना कौशल्या। आज बाप बेटे के बीच का ये मिलन सबसे अनमोल था। जहाँ पिता अपनी गलतियों की माफ मांग रहा तो बेटा उनकी गलती की जगह अपने दिल की खुशी व्यक्त कर रहा था। इस पल में दुनिया उस अनमोल रिश्ते को देख रही थी जो बाहर से जितना कठोर हो अंदर उतनी ही विनम्रता और प्यार होता है। वही कुछ दूरी खड़े दो लोगों की भी इस मिलन को देख आंखें नम हो आई थी। वो और कोई नहीं, दिग्विजय जी और रुद्र थे। वो दोनों तो रेहान देखने आए थे, उसका सहारा बन उससे हिम्मत देने आ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सहारा तो अब उससे मिल गया था। दिग्विजय जी अपने जज्बात को काबू नहीं रख पा रहे थे। दोनों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्हें कभी ये पल भी देखने को नसीब होगी। उन्होंने तो इस चीज की मानो आश ही छोड़ दी थी। रुद्र दिग्विजय जी को सहारा दिए खड़ा था। आज उसके लिए भी काफी अनमोल पल था। आज उसका भी वो कठोर दिल मानो अंदर से पिघल गया हो। दिग्विजय जी रुद्र को देख नम आंखों में भी मुस्कान लिए उसे वापस चलने का इशारा करते हैं। रुद्र भी एक नज़र सामने देखा में सिर हिलाकर अपनी नामी साफ कर दिग्विजय जी के साथ लिए चल देता है। आकाश जी कुछ पल में रेहान से अलग होकर उसके चेहरे को थाम उसके माथे पर चूम उससे प्यार से कहते हैं, बाकी शिकायतें हम बाद में करेंगे।
अभी चलो तुम्हारी माँ की पूजा। वक्त हो गया और उन्हें देर करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना बोल आकाश मुस्कुरा देते हैं तो रेहान उन्हें देख हल्का मुस्कुरा देता है, फिर दोनों साथ में खड़े होकर जाने लगते हैं। आज आकाश जी ने अपने बेटा हाथ काश कर थम उससे अपने ले जा रहे थे। रेहान तो बस देखते ही रह गया। ये उनकी जिंदगी की खुशी पल या आंसू की उससे समझ नहीं आ रहा था।